और जय श्री मैम। हाँ जी। तो आज चैप्टर नंबर 2 पर आ गए हैं। तो कल हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लिया था जिसमें हमें जोसेफ सॉरी ये नेपोलियन हिल ने हमें ये बताया कि कैसे एडिसन और बर्न ने अपना साझेदारी करके अपना बिजनेस कैसे आगे चलाया, और बर्न ने कैसे अपने दृढ़ निश्चय से एडिसन के साथ काम किया, सबॉर्डिनेट बन के नहीं, उनके संग पार्टनरशिप करके। तो कैसे हम अपना एक गोल बनाते हैं, कैसे हम अपने गोल पर डटे रहते हैं, ये बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। क्लैरिटी होनी चाहिए हमें अपनी लाइफ में कि हमें क्या चाहिए लाइफ में। अगर हमें पैसा चाहिए तो कितना पैसा चाहिए और किस चीज के लिए चाहिए, हमें क्या, कैसे हम उस पैसे को स्पेंड करेंगे। क्या हमें सिर्फ पैसा चाहिए कि क्योंकि हम इनसिक्योर हैं, हमें फ्यूचर में चाहिए पैसा क्योंकि हमें रखना है बैंक में? नहीं, तो पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको पैसे से क्या क्या करना है। आपको फ्लैट लेना है, बिल्डिंग खरीदनी है, आपको मनी घूमने फिरने में निकालना है, थोड़ा सा इन्वेस्ट भी करना है। तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको उस मनी से करना क्या है। तो क्लैरिटी बहुत जरूरी है। मनी जब भी हम मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में, फिर आपके को जो भी आपके साथ जो आप काम करना चाहते हैं उस काम की तरफ जुड़ाव होना चाहिए। उस काम में आपको मजा आना चाहिए, हैप्पी फील होना चाहिए। अगर जब तक आप उस काम के लिए हैप्पी नहीं होंगे तो भी आपके पास उतनी आसानी से पैसा नहीं आता है। क्योंकि जहां आपके पास दुख है, परेशानी है, कि आप इरिटेट हो रहे हो, काम के लिए जा रहे हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ और मेरी लाइफ तो ऐसे बर्बाद हुए जा रही है, मेरी लाइफ में मेरा बॉस गुस्सा हो रहा है या मेरे कोलीग्स अच्छे नहीं हैं, आप अगर एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो भी आप अपने जो गोल है वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। जितनी भी हार्डशिप मिल रही है आपको अपने करियर से या बिजनेस में, आप डटे रहेंगे, आप उसको अच्छा ही मानते रहेंगे। जैसे बर्न ने, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझाया गया कि वो स्वीपर थे, उन्होंने ये भी बुरा नहीं माना वो, लेकिन एक विजन पर अटके रहे कि मुझे एडिसन के साथ काम करना है। और जितना हम देंगे उतना हमें मिलेगा, क्योंकि जो मनी है वो एनर्जी है। वो हमें, अगर हम उसको होल्ड करके रखेंगे, जितना कहते हैं ना बैंक बैलेंस बना बना के रखेंगे, वो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। आपके पास अचानक से कोई परेशानी आ जाएगी, कोई हेल्थ इशू हो जाएगा, या कुछ चोरी हो जाएगी, या कहीं पैसा गिर जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं आपसे वो पैसा चला जाएगा अगर आप उसे स्पेंड नहीं करेंगे। तो स्पेंड करना बहुत जरूरी है। आप डोनेट करना बहुत जरूरी है। जितना आप डोनेट कर सकते हैं, जितना आप, जितना भी आपका जो कैपेसिटी है ना, जितना आपका मन कर रहा है आप दीजिए लोगों को। जितना देंगे उतना आएगा। ये क्या है कि एनर्जी है, जितना चलता जाएगा उतना पीछे से आता जाएगा, जितना चलता जाएगा उतना पीछे से आता जाएगा। जैसे कोई भी चीज है, जब हम पानी किसी ग्लास में किसी कंटेनर में भर रहे हैं है ना, और निकाल रहे हैं, तो वो खाली हो जाता है ना। तो वो खाली हो जाता है, आपने उसको होल्ड करके रख लिया, तो वो जो कंटेनर है वो खाली हो गया। तो आपको कंटेनर क्या करना है, उसमें डालना है, फिर निकालना है। तो डालना है, निकालना है, तो वो कैसे होएगा? जब आप उसमें डालेंगे फिर वो निकलेगा, डालेंगे तब निकलेगा। तो आप उसे होल्ड करके रख लेंगे या उसे कहीं सेव करके रख लेंगे तो उसका कुछ नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं स्पेंड हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि ओल्ड एज में भी स्पेंड नहीं करते हैं, होर्ड करके रखते हैं। उनका क्या होता है, या तो उनकी आगे की जनरेशन काम करती है या फिर वो जनरेशन भी उनको गवा देती है क्योंकि उनको वैल्यू नहीं होती है। और आप उस पैसे से मेमोरीज बनाइए, उस पैसे को सेव करने की जगह उससे घूमिए फिरिए, खुशी बांटिए, लोगों को खुशी बांटिए और अपने दिल में खुशी करिए। तो ये बहुत जरूरी है। जब भी हम पैसे के बारे में कभी भी सोचेंगे, जब पैसा हमारे पास से जा रहा है और जब हमारे पास से आ रहा है, दोनों टाइम हम पैसे को ग्रेटिट्यूड देंगे, क्योंकि हम इतने केपेबल हैं कि हम पैसे को पे कर पा रहे हैं। और जब पैसा हमारे पास लौट के, जब हमारे पास आता है, कोई हमें पेमेंट कर रहा है या पैसा बचा हुआ भी आ रहा है, तो भी ग्रेटिट्यूड फील करेंगे कि पैसा है मेरे पास इसीलिए मैं दे पा रही हूँ, और पैसा है इसीलिए मेरे पास आ रहा है। तो ये बहुत जरूरी है। जब भी हम ये बुक पढ़ते रहेंगे और ये अपने कंटिन्यूअस माइंड में रखेंगे कि पैसे के बारे में जो भी हमने जो फर्स्ट 0 डे पर पढ़ा था कि कोई भी कंप्लेंट नहीं करेंगे, कोई भी इल फीलिंग नहीं रखेंगे, कोई भी ऐसा सोच नहीं रखेंगे कि पैसा महंगा है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। वो वाला जो माइंडसेट है वो हटा देंगे, सिर्फ अबंडेंट माइंडसेट रखेंगे। एक चीज और, जो आप जैसा बनना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में 10 साल के बाद, 5 साल के बाद या 2 साल के बाद जैसा आप महसूस करना चाहते हैं, जैसे मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वैसा फीलिंग अपने अंदर आज से ही लाना शुरू करिए।
आंख बंद करिए और फिर सोचिए कि आप वो इंसान है जो कि इस तरह से रह रहा है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, वो जा रहा है घूमने, इस तरह से। वो विजुअलाइजेशन हमेशा अपने दिमाग में रखिए, उस तरह से अपने को फील करिए कि आप उतने अबंडेंट हैं, आप वो बन गए हैं जो आप चाहते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो बने रहिएगा मेरे साथ चैप्टर नंबर 2 में, और ये चैप्टर पूरा पढ़ने की कोशिश करिए। और एंड में अगर आपको वीडियो देखना है बाद में, तो थोड़ा कंटिन्यूस स्पीड स्पीड में देखिए, लेकिन देखिए पूरा वीडियो, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको आधा अधूरा समझ आएगा। और अगर आपको मेरी लाइव वर्कशॉप ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, उसके द्वारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। हाँ जी गोविंद जी, आप पढ़ रहे हैं? जी मैम। हम्म, इच्छा शक्ति सफलता की ओर पहला कदम। दौलतमंद बनने की। ठीक ठीक, समझ गया। हम्म। दौलतमंद बनने की ओर पहला कदम। जब एडविन सी बंस उस ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से उतर, तो उसके दिमाग से यह कतई नहीं आया कि वह सिर्फ एक आगंतुक है, बल्कि वह एक राजा की तरह महसूस कर रहा था। जब उसने थॉमस अल्वा एडिसन के दफ्तर की ओर रुख किया था, तो उसका मन काम पर लग गया था। उसने मन ही मन खुद को एडिसन के सामने खड़ा पाया। उसने यह पाया कि एडिसन उसे जिंदगी भर का जुनून और एवं चाहत पूरा करने के लिए अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हैं। वंश की चाहत सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, ना ही सिर्फ एक साधारण सी इच्छा थी, बल्कि वह इससे भी कहीं ज्यादा थी। यह एक ज्वलंत चाहत थी जिसके लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने मन में यह निश्चय कर लिया था कि उसे यह हासिल ही करना है। मतलब उसकी चाहत निश्चित थी, उसका उद्देश्य दृढ़ था। जब वह एडिशन से मिला, तो यह चाहत वंश के लिए नई नहीं थी, बल्कि यह उसके मन में लंबे समय से सबसे अधिक हावी इच्छा थी। हो सकता है कि शुरुआत में यह चाहत सिर्फ एक इच्छा ही रही हो, पर जब वह एडिशन के सामने खड़ा हुआ, तो वह सिर्फ एक इच्छा मात्र नहीं थी, बल्कि उससे भी कहीं मजबूत थी, कहीं दृढ़ थी। कुछ वर्षों बाद वह फिर से उसी दफ्तर में एडिसन के सामने खड़ा हुआ जहां वह पहली बार मिला था। इस बार उसकी चाहत वास्तविकता में बदल तब्दील हो चुकी थी। वह एडिसन के साथ व्यापार करने लगा था। उसके मन में सबसे हावी सपना वास्तविकता में तब्दील हो चुका था। आज जो लोग वंश को जानते हैं और उनसे ईर्ष्या करते हैं, वह बस इसलिए कि उन्हें लगता है कि वंश को भाग्य की बदौलत एडिशन के साथ काम करने का मौका मिला था। असल में उन लोगों ने वंश को सफलता हासिल करने के बाद देखा हुआ था। सच कहूं तो उन लोगों ने कभी उसके सफल होने के कारणों पर गौर ही नहीं किया। एडिसन के ऑफिस में काम करते हुए 5 वर्ष बीतने के बाद भी वंश को सफल होने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। ना ही ऐसा कुछ हुआ था इससे वह एडिसन के साथ व्यवसाय में भागीदार हो सके। हर किसी के लिए वह एडिसन के दफ्तर में काम करने वाले सैकड़ों व्यक्तियों में से एक था, पर वह अपने मन पहले दिन से ही एडिसन के व्यवसाय का पार्टनर बन चुका था। अब आप देखिए कि जब बर्न्स आए थे तो उन्होंने स्टोरी में यही बताया है कि जब बर्न आए थे तो उन्होंने तभी दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे एडिसन के साथ काम करना है। और जब वो सफल हो गए तो लोगों ने सोचा कि इनकी तो डेस्टिनी में लिखा था, इनके तो भाग्य में लिखा था, ये बहुत भाग्यवान है। पर जिस प्रोसीजर से वो गुजरे थे, वो एक स्वीपर बने, उनके आगे सोचिए एक स्वीपर ने उनके साथ पार्टनरशिप की एडिसन के साथ। आपका स्वीपर आपके साथ पार्टनरशिप करने की अगर सोच भी सकता है, तो आप सोचिए कि कितना बड़ी सोच वो सोच रहा है। तो वो स्वीपर थे और उन्होंने काम किया एज अ स्वीपर उनके ऑफिस में, क्योंकि उन्होंने कोई काम को छोटा या बड़ा नहीं माना। उनके पास सिर्फ एक चाहत थी कि कब एडिसन के कोई ऐसा मौका मिले और उनके वो पार्टनर बन जाए। और सिर्फ उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने ये कर दिखाया। तो ये चैप्टर हमारी इच्छा शक्ति पर बात करता है कि जब हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ होगी, एकदम कंसिस्टेंटली हम उस तरफ बढ़ेंगे, और
उस तरफ से हम दिमाग नहीं हटाएंगे कि हम चाहे जो हो जाए मुझे ये पाकर रहना है। क्योंकि जो भी चीज हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, जब चीज जो दिमाग में हम बना लेते हैं, आपने अपनी लाइफ में भी सोच देखा होगा कि जिस चीज पर हम दिमाग लगा लेते हैं, जिसमें हमारा बिलीफ आ जाता है, वो हमें मिल जाता है। तो जब आप इतने बड़े गोल पर भी दिमाग लगा लेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। जब हमें छोटी छोटी चीजें मिल जाती हैं तो आप सोचिए ना, क्योंकि हम बड़ी चीज को सोचते ही नहीं है। बड़ी सोच को सोचना ही हमारा एक बड़ा टैबू है हमारे लिए, कि हम नहीं पा सकते, क्योंकि हमारे में इतना साहस नहीं है या हमारे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि हम इतनी बड़ी चीज पा सकते हैं। लेकिन जब हम छोटी छोटी चीजें भी पा सकते हैं अपने इच्छा शक्ति के कारण, तो क्यों नहीं अपने बिलीफ के कारण हम बड़ी चीजें भी पा सकते हैं। और वो काम बर्न्स ने कर दिखाया। उन्होंने अपनी इच्छा को इतना बड़ा रखा कि मैं चाहे जो हो जाए एडिसन के पार्टनर बन के रहूंगा, और वो बन के रहे। हम्म। एडिसन के ऑफिस में काम करते हुए 5। ये बर्न्स की कहानी। बंस की कहानी यह दृढ़ इच्छा शक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। बंस सफल इसीलिए हुआ क्योंकि उसके मन में सबसे बड़ी चाहत कोई नहीं थी, उसे सिर्फ एडिसन के साथ काम करना था। उसने उसके लिए एक प्लान बनाया और अपने वे सारे रास्ते बंद कर दिए जिनसे वह पीछे पलटकर वापस जा सके। वह अपनी चाहत के साथ खड़ा रहा जब तक कि उसकी चाहत मन में हावी न हो गई और फिर वास्तविक रूप में न दिखती। जब मतलब वह वो, पहली बार जब हम आ गए है ना, जैसे कोई, आपने फिल्म स्टार्स का देखा होगा कि बॉम्बे चले जाते हैं, फिर वो लौटते नहीं है, वहां पर ही स्ट्रगल करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते, लेकिन मोस्टली आपने जो लोगों की सुनी होगी कि वो बॉम्बे चले गए और उन्होंने क्या हो ना, अपने रास्ते बंद कर दिए कि अब मैं लौट नहीं सकता हूँ, अब मुझे चाहे कुछ हो जाए, मुझे यहीं रुकना है, यहीं काम करना है। कई टीवी स्टार बन गए, कई थिएटर आर्टिस्ट बन गए। तो उन्होंने अपने सारे जो रास्ते कि पीछे लौटने के बंद कर दिए। ऐसे ही बर्न ने किया कि वो एक बार आ गए, अब मुझे सिर्फ और एक ही तरफ फोकस किया कि मुझे सिर्फ एडिसन के साथ काम करना है। जब वह पहली बार ऑरेंज एडिशन के दफ्तर पहुंचा तो उसने मन में कतई इस तरह के ख्याल नहीं थे। मैं एडिसन से उसके दफ्तर में काम करने के लिए मौका मांगू, बल्कि उसने यह कहा कि उसे एडिसन के साथ उसके व्यवसाय में साझेदार बनना है। उसने कभी यह नहीं कहा मैं कुछ महीने यहाँ काम करूंगा, अगर मुझे यहाँ कुछ उत्साहजनक मौके नहीं मिलते हैं तो मैं छोड़कर कोई और नौकरी की तलाश करूंगा। बल्कि उसने यह बात रखी मैं कहीं से भी शुरुआत करूंगा, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ जो आप कहेंगे, जब तक कि मुझे आपके साथ व्यवसाय करने का मौका नहीं मिल जाता। उसने यह नहीं बोला अगर मैं एडिसन के साथ इस संस्था में असफल हो जाता हूँ तो मैं दूसरे मौकों की तलाश करूंगा। उसने बोला मुझे जिंदगी में एक ही चाहत है कि मुझे महान थॉमस अल्वा ऑडिशन के साथ उनके व्यवसाय में भागीदार बनना है। इसलिए मैं पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद करके अपने संपूर्ण भविष्य को इससे हासिल करने में लगा। मतलब उन्होंने जो भी, क्या होता है, हम बी प्लान बहुत जल्दी बनाते हैं अपने दिमाग में ना। अगर ये नहीं हुआ तो फिर मैं ये कर लूंगा, ये नहीं हुआ तो सी प्लान भी हमारा तैयार रहता है। तो उन्होंने बी प्लान बनाया ही नहीं। उन्होंने ये सोच लिया चाहे जो हो जाए मैं सिर्फ एडिसन के साथ काम करूंगा। तो नैट बोल रहे हैं कि नट बोल रहे हैं, नो, ओ साउंड, तो ओ इससे साउंड, इससे ओ हमें साउंड, ये हमें ओ शिक्षा मिलती है कि साउंड क्या? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सिर्फ अपने जो प्लान है उस पर जुटे रहना चाहिए, बी सी प्लान नहीं बनाना चाहिए। अभी भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बी प्लान तो बनाना बहुत जरूरी है। अगर मैं फेल हो गया, वही वही क्यों बी प्लान बनाया ना, क्योंकि अगर मैं फेल हो गया तो बी प्लान बहुत जरूरी है ना। जैसे कि हमारा जब कहीं इंटरव्यू हो रहा होता है, या हम कोई किसी पेपर के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनके पेरेंट्स में दिमाग चल रहा होता है, पेरेंट्स में अगर इस बच्चे का आईआईटी में नहीं हुआ ना तो किसी प्राइवेट में करा देंगे या किसी और छोटे कॉलेज में भेज देंगे। तो बी प्लान पहले ही दिमाग में आ जाता है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो बच्चा कर लेगा, और बच्चे के दिमाग में भी वो बी प्लान आ जाता है कि नहीं, अगर मेरा यहाँ नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। तो आप फोकस नहीं है, फोकस होने के लिए बी प्लान होना ही नहीं है। उन्होंने साफ बोल दिया कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं उसके अलावा। हाँ जी। बहुत पहले की बात है, एक महान
योद्धा हुआ करते थे जिसे एक बार युद्ध क्षेत्र में विजय पाने के लिए कड़ा निर्णय लेना पड़ा। उसे अपनी सेना को शत्रु के साथ युद्ध पर लड़ने के लिए भेजना था। शत्रु की सेना संख्या में उसकी सेना से बहुत बड़ी थी। उसने अपने सैनिकों को नाव में बैठाकर नदी के पार भेजा और सभी सैनिकों तथा औजारों के उतरने के बाद सभी नावों को आग लगाने की आज्ञा दे दी। फिर युद्ध होने के ठीक पहले उसने अपने सैनिकों से कहा, आप देख रहे हो सारी नावें जल रही हैं। अगर हम अपने शत्रु को मार नहीं देते तो आप हमारे पास वापस लौटने का कोई जरिया नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, या तो मिट जाओ या फिर अपने शत्रुओं का नाश कर दो। अंत में हुआ यूं कि वे लोग जीत गए। ठीक उसी योद्धा की तरह हर व्यक्ति को वापस लौटने वाली नाव मिटा देनी चाहिए, जला देनी चाहिए, लौटने के सारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए और चल पड़ना चाहिए अपनी मंजिल की ओर। जब जीत की चाहत जिंदगी के लिए जरूरत बन जाए तो सफलता निश्चित है। मतलब कितनी अच्छी कहानी है कि एक राजा था और वो सेना को लेकर किसी ये मैंने और भी पढ़ा था इसका कि एक द्वीप पे गया था। तो वो द्वीप पर जब पहुंचा दी उसने सेना सेना तो उसने सब जाने के रास्ते सब बंद कर दिए, सब जला दिया, कि मतलब वो जो ब्रिज था वो भी तोड़ दिया। और कहा कि अब तुम्हें जीतो या मरो, जो जो करना है तुम्हें इसी द्वीप में करना है। तो वो जो सैनिक थे वो इतने जोश में आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब अगर वो मर गए तो वो यहाँ से निकल भी नहीं पाएंगे, तो इससे अच्छा था ना करो या मरो। वो वाली स्थिति आ गई तो उन्होंने कर कर दिखाया और वो जीत गए। तो ये है कि अपना जाने का जो भी रास्ता है ना उसको बंद कर दो, कि अब मैं यहाँ से नहीं लौटूंगा, यहीं से जीत कर लौटूंगा। हम्म, ये आई थिंक सिकंदर महान की कहानी है। हाँ शायद, हाँ। उस भयावह शिकागो शहर का आग में झुलसने के अगले दिन कुछ व्यवसायी शहर की एक गली में खड़े होकर राख बंद पड़ी अपनी दुकानों को देख रहे थे। उन्होंने एक सभा आयोजित की। वहां वे यह निर्णय ले सके कि शिकागो शहर को फिर से बनाना चाहिए या फिर देश की किसी अन्य भूभाग में बेहतर आशाजनक जगह की खोज करनी चाहिए। हर कोई सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंचा कि उन्हें शिकागो शहर छोड़ देना चाहिए और किसी बेहतर जगह की तलाश करनी चाहिए, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर। वह व्यवसायी जिसने रुकने और फिर से अपना स्टोर बनाने की हिम्मत जुटाई, उसने अपने साथी व्यवसायियों से उंगली दिखाते हुए प्रिय मित्रों, मैं ठीक इसी जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाऊंगा। चाहे जितनी दफा यह जल जाए पर मैं हार नहीं मानूंगा। वह स्टोर बना, यहाँ तक कि आज भी उस राज्य की सत्ता में वह सबसे ऊंचा स्मारक खड़ा हुआ है। उस समय मार्शल फील्ड के लिए सबसे आसान रास्ता यही होता कि वह अन्य व्यवसायियों की तरह उनके साथ शामिल हो जाते। जब उनके साथियों ने बुरे होते हालातों और धूमिल होते भविष्य को देखकर वहां से भाग खड़े हुए और आसान रास्ते की तरफ बढ़ चले। यही तो अंतर मार्शल फील्ड और अन्य व्यापारियों के बीच था। ठीक वही अंतर एडविन सी बंस व अन्य कार्यकर्ताओं में था जो एडिसन के दफ्तर में कार्य करते थे। ठीक यही अंतर हर सफल और अन्य असफल व्यक्तियों के बीच होता है। ठीक यही अंतर एक सफल नेता और असफल नेता के बीच होता है। अब इन्होंने मार्शल फील्ड का एग्जाम्पल लिया है, जिन्होंने शिकागो जो शहर बार बार आग में झुलस रहा था उसमें उन्होंने कैसे अपना फूड काउंटर, फूड का जो बिजनेस है वो लगाया, और कैसे वो सक्सेसफुल हुए, क्योंकि उन्हें सिर्फ ये दृढ़ निश्चयता थी कि मैं इस जगह लगा के रहूंगा, है ना, और वो सक्सेसफुल भी हुए मार्शल फील्ड। तो ये हमें दिखाता है कि अगर हम अपनी सोच को और अपनी दृढ़ निष्ठा को, हमारा जो भी इच्छा है उसको, इच्छा शक्ति को वहीं पर, बिलीफ को वहीं लगा दें, तो हम वो चीज पा लेते हैं। हर इंसान जिसे पैसों की जरूरत है वह पैसों की इच्छा रखता है। सिर्फ इच्छा रखना आपको धनवान नहीं बना देता। लगातार अमीर बनने की चाहत जब तक जुनून न बन जाए और फिर उसके लिए निश्चित योजना बनाना एवं अमीर बनने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा रहना तथा असफल होने पर अपने योजना पर विश्वास रखना ही हमें अमीर बनाने की ओर ले जाता है। तो दृढ़ निश्चयता होनी चाहिए हमें, तभी हम अमीरी की तरफ जाएंगे, है ना। तभी हमारे जो गोल्स हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो बड़ी बड़ी सोच रखते हैं, वो तभी पूरी होगी जब हम डटे रहेंगे और ये
बी प्लान का नहीं सोचेंगे, ना ये सोचेंगे कि ऐसा नहीं हुआ तो, या फिर मैं फेल हो जाऊंगा तो ये सब चीजें नहीं सोचनी है। सिर्फ ये सोचना है कि मैं तो इसमें पास होकर ही रहूंगा, जो भी मैंने गोल देखा है। इच्छा शक्ति के दम पर अमीर बनने के लिए अमीर बनने के ये निम्नलिखित 6 कदम हैं जो आपको अपने सपनों तक पहुंचा सकते हैं। नंबर 1, आप जितना धन कमाना चाहते हैं उसे निश्चित कर लें। यह कहना पर्याप्त नहीं है मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। यह राशि बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, जैसे 1 करोड़ रुपए। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है जो आपको अगले अध्याय में बताया ये जाएगा। हम नंबर बार 2, बार ये डिस्कस कर ही चुके हैं कि हमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें कितना धन चाहिए। यह निर्धारित कर लें कि इतना धन कमाने के लिए आप क्या कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे बिना कुछ किए ही बहुत कुछ हासिल किया जा सके। और ये आप बिल्कुल दृढ़ निश्चय रहिए कि वो हमें, अगर आप सोच लेंगे ना, वो हमारे पास रास्ते खुलते जाएंगे, तरीके खुलते जाएंगे, और आप आगे बढ़ते जाएंगे और काम करते जाएंगे। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। सिर्फ बैठे बैठे आप सोचेंगे कि कोई लॉटरी का टिकट मिल जाएगा मुझे, या मेरे पास आके कोई मुझे पैसा दे जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको वर्क करना पड़ेगा, लेकिन वर्क करने के रास्ते बहुत जल्दी जल्दी आपके पास आएंगे, और जल्दी आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। नंबर 3, एक निश्चित तारीख तय कर लें। आप कब तक वह धनराशि कमाना चाहते हैं। अब आपने 10 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट किए, तो आप कितने टाइम में वो कमाना चाहते हैं? 2 साल, 5 साल, 10 साल? तो वो आप वो भी टाइम भी निश्चित कर लीजिए। नंबर 4, अपना धन कमाने की इच्छा के लिए एक योजना तैयार कर लें और अभी से शुरुआत कर दें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी तैयार हैं या नहीं। और जो भी आपकी प्लानिंग है उसमें लग जाएं कि किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। एक कागज का साफ तौर एक कागज पर साफ तौर पर यह लिख लें कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं, तारीख, इसके बदले आप क्या कर गुजरने को तैयार हैं, और अपनी योजना को भी लिख लें जिसके सहारे आप निश्चित धनराशि कमाने जा रहे हैं। अब आपको ये पूरा रिटन में लिखना है। ये आप लिखिएगा पूरा कि आपका पहले गोल क्या है ना, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, फिर कब तक कमाना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या आपको, क्या आपके पास टैलेंट है, क्या कैलिबर है, कैसी आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो थोड़ा सा लिख लीजिए, है ना। और ये योजना पूरी तरह से, अच्छी तरह से, पूरा क्लियरिटी से आपके पास लिखी होनी चाहिए, है ना। अब आगे। अपने लिखे हुए धन को दिन में 2 बार अपने लिखे हुए कथन को दिन में 2 बार पढ़ें। एक बार रात में सोने से पहले और एक बार सुबह जागने के बाद। जैसे जैसे आप पढ़ें उसे अपने नजरों के सामने देखें, महसूस करें और इस बात पर विश्वास करें कि वह निश्चित धनराशि आपको हासिल हो चुकी है। अब इधर मैं एक चीज और ऐड करूंगी कि ये तो आपने लिखकर विजुअलाइज किया कि आपको मिल गई है, आपको वो फीलिंग भी आनी चाहिए। मतलब ये आना चाहिए कि मैं वो बन गया हूँ जो मुझे, जैसे मैंने सोचा कि मेरे को 10 करोड़ रुपए चाहिए, 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैं 10 करोड़ रुपए से ये खरीद रही हूँ, वो खरीद रही हूँ, और मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं वैसा कर रही हूँ। तो वो उस फीलिंग को आप इंजॉय करिए। मतलब ऐसी फीलिंग होनी चाहिए जो उस समय आपको होगी, आप उस वाली फील्ड में पहुंच गए। जैसे आप पास्ट में मेमोरीज में पहुंच जाते हैं ना, कितना फटाक से आपके साथ कोई कोई एक मेमोरी आती है, तो आप फटाक से पहुंच जाते हैं पास्ट में। तो उस तरह की फीलिंग जो आप पास्ट में पहुंचते हैं, उस तरह की फीलिंग आपको अपने फ्यूचर की बनानी है। ये होता है लीप। जैसे आप जंप कर रहे हैं, अपनी जो रियलिटी है अभी की, प्रेजेंट रियलिटी से आप आगे की रियलिटी में जंप कर रहे हैं। जैसे आप पास्ट की मेमोरीज में एकदम खो जाते हैं, है ना, डूब जाते हैं। किसी ने आपसे कुछ कहा था, या कुछ लविंग मेमोरीज होती हैं, या कुछ बहुत खराब मेमोरीज होती है, तो आप फटाक से उसमें चले जाते हैं। तो वो जो फीलिंग आती है ना उसके साथ, जैसे अगर कोई बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छी कोई मेमोरी है, तो आपको बहुत प्यार वाली फीलिंग आती है। तो वो वाली फीलिंग जो आप जेनरेट करोगे आगे के लिए, तो फीलिंग बहुत जेनरेट करना बहुत जरूरी है कि आपके साथ वो हो रहा है। आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके पास 10 करोड़ रुपए आ गए, वो बैंक में आए, फिर आपने क्या क्या खरीदा, आपने इसके लिए खरीदा, अपने मदर के लिए खरीदा, बच्चों के लिए खरीदा, है ना, स्पाउस के लिए खरीदा, क्या क्या आप कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, किधर, क्या क्या आपने बिल्डिंग खरीदी, क्या खरीदा, जो भी आपका, जो भी XYZ, जो भी आपका प्लान है, वो आपको पूरा विजुअलाइज करना है विद फीलिंग। कि आप वो चीज जैसे पास्ट की मेमोरी में पहुंच जाते हो, ऐसे ही आपको फ्यूचर में वो बनाना है, अपनी इमेज से उतनी ही अच्छी विद फीलिंग बनानी है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। ऊपर समझाए गए 6 निर्देशों का आपको पालन करना है।
खास तौर पर आपको छठवां निर्देश कुछ ध्यान से पढ़ना है और उस पर अमल करना है। आप यह शिकायत कर सकते हैं कि खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में कैसे देख सकते हैं जिनसे वह धनराशि अर्जित कर ली है, जब तक आप उसे सच में हासिल न कर लें। इसी वक्त मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, मजबूत चाहत की जरूरत होती है। अगर आपको सच में उस धनराशि को पाने की चाहत है और आप और वह आपका जुनून है, तो आपको खुद को एक उस धनराशि को अर्जित कर लेने वाला व्यक्ति के रूप में देखने से कोई कठिनाई नहीं होगी। लक्ष्य है धनराशि, बस आपको स्वयं स्वीकार करना है कि आपने वह धन अर्जित कर लिया है, फिर देख लेना प्रकृति आपको वह धन अवश्य देगी। अब आपको सिर्फ विश्वास करना है, क्योंकि आधे लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। आपने 10 करोड़ मैनिफेस्ट किए, आप सोचोगे कि कहाँ से आ जाएंगे 10 करोड़, में कुछ कर तो रहा नहीं हूँ, मेरा दिमाग नहीं लग रहा है। आप उसमें डाउट पहले जब आपने सोचा उसी समय ले आए। तो आपको डाउट नहीं लाना है कोई, मतलब एक एक सिंगल सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचना है कि ये मेरे साथ नहीं होगा। आप उस चीज को विजुलाइज करिए, उस पर्सन की तरह बन जाइए, उस पर्सन की तरह से। या फिर कोई इस तरह का आदमी भी सोच सकते हैं जो इतना, जिसके पास 10 करोड़ जैसा जैसे कमाई कर रहा है, जैसे अंबानी है, टाटा है, तो उनके बारे में उस तरह से सोचिए कि वो इस तरह से कमाते हैं तो मैं भी, मेरे पास ऐसा बिल्डिंग होगी जैसे उनका एंटेला है। तो उस तरह से आप पूरा विजुलाइज करिए, पूरा अपने को उस चीज से, अपने जो विचार है उसे भर लीजिए, जैसे आप पास्ट की मेमोरी में भर लेते हैं। आप इतने डूब जाते हैं, जैसे आप कोई गाना सुनते हैं तो अपनी कोई पास्ट की चीज के बारे में एकदम डूब जाते हैं आप। तो वो चीज डूबना है हमें फ्यूचर के बारे में। उस तरह की मेमोरी क्रिएट करनी है बिल्कुल, कि आपको वो जीवंत लगे कि आप जी रहे हैं वो चीज। तो ये पूरी साइंस है। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता लगने लगेगा कि आप ये हैं, आप चाहते नहीं है, आप ये हैं, तो वो आपके पास वैसे ही चीजें, परिस्थिति पैदा करने लगेगा जैसा आप चाहते हैं। मतलब आप चाहते नहीं है, मतलब आप हैं। चाहना मतलब कमी दिखाता है कि मैं चाह रहा हूं कि मेरे साथ ये हो जाए, तो आपके पास है नहीं ना, तभी तो आप चाह रहे हैं। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीफ दिलाना है कि आप हैं, आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, आप ये खरीद रहे हैं, आप ये इस तरह से चल रहे हैं, आप इस तरह से वॉकिंग आपकी ऐसी हो गई है, आप ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, या आप इतना डोनेट कर रहे हैं, आपने एनजीओ खोल दिए हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आप सब कुछ इमेजिन कर सकते हैं, इतना वाइड मेमोरी को बनाइए अपनी, और वो चीज करिए कि, और फिर उसके साथ जो आपको खुशी वाली फीलिंग आ रही है कि आपको 10 करोड़ रुपए मिल गए, तो उतना तक आपको सोचना है। हम्म। जो लोग धन के प्रति जा, जो लोग धन के प्रति जागरूक रहते हैं वही अमीर बनते हैं। धन के प्रति जागरूक रहने से तात्पर्य यह है कि जो लोग लगातार धन के बारे में सोचते रहते हैं और धन की चाहत रखते हैं, वही लोग खुद को अमीर बनने की स्थिति में तभी देख पाते हैं जब अमल में वे नहीं होते हैं। जिन लोगों को इंसानी दिमाग के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, वे लोग इन सिद्धांतों को अव्यवहारिक कह सकते हैं, पर ये 6 नियम हर किसी की जिंदगी के किसी में मदद कर सकते हैं। ये जानकारी उस व्यक्ति एंड्रू कार्नेगी के द्वारा मिली थी, जिसने एक स्टील मिल में एक सामान्य मजदूर की तरह जिंदगी की शुरुआत की थी। पर इस सामान्य सी शुरुआत के बावजूद उसने इन सिद्धांतों को अमल में लाकर 10 करोड़ डॉलर से अधिक दौलत कमा ली। तो जो एंड्रयू कार्नेगी है, कार्नेगी ने, जिन्होंने, जो बिलियनियर थे यूएस के, उन्होंने ये सिद्धांत फॉलो किए थे और इसी से उन्होंने आगे बढ़ते गए। कैसे वो छोटे से एक मिल में काम करने वाले से कितना बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, स्टील के उन्होंने प्लांट लगाए, और कितने बड़े बिलियनियर बनकर उन्होंने इतना कुछ किया, जिससे मिलने नेपोलियन हिल गए, और उनके से जाना कि कैसे वो इतने बड़े आदमी बने। तो जब हम अपने को ये मान लेंगे कि हम इतने बड़े आदमी बन गए हैं तो हम बन जाएंगे, पहले तो हम वही डाउट ले आते हैं कि बार बार सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने मन से ही कह देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो वो फिर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ही करने लगता है जो आप मानने लगते हो। तो आपको फीलिंग जनरेट करना बहुत जरूरी है कि ऐसा हो सकता है और आप ऐसे हैं। आगे बढ़िए। ऊपर दिए गए 6 कदमों को थॉमस अल्वा एडिसन ने भी जांचा परखा और फिर इसे सत्यापित किया कि ये 6 नियम सिर्फ धन कमाने में नहीं प्रयोग में लाए जा सकते, बल्कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में प्रयोग किए जा सकते हैं। इन 6 कदमों को प्रयोग में लाने के लिए कोई खास मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, ना ही किसी त्याग की जरूरत होती है, ना ही इन्हें अमल में लाने के लिए कोई बहुत अधिक शिक्षा की जरूरत है। पर इन कदमों का सफल प्रयोग पर्याप्त कल्पना के माध्यम से ही संभव है।
इस बात को जानने की जरूरत है कि धन भाग्य या फिर अच्छी तकदीर से नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसकी कल्पना करनी पड़ती है। जिस किसी ने भी अपनी बेहतरीन तकदीर का निर्माण किया है, उन सभी ने एक एक निश्चित मात्रा में अपने सपने देखे हैं, उम्मीद की है, ज्वलंत इच्छा रखी है और योजना बनाई है, इससे पहले कि वह निश्चित धनराशि अर्जित कर पाते। तो हमें बहुत इच्छा शक्ति हमारी ज्वलंत होनी चाहिए, बिल्कुल दृढ़ निश्चयी होनी चाहिए। और थॉमस अल्वा एडिसन ने भी ये वाले जो 6 नियम है उनके बारे में कहा कि हाँ, ये इसके द्वारा हमें पैसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वेल्थ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और अपने अ, और भी मतलब जैसे तो सिर्फ वेल्थ के बारे में हम सारी ये वाले जो 6 नियम है वो हम रिलेशनशिप, हेल्थ, सब चीज में लगा सकते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सभ्यता के आरंभ से ही जितने महान नेता हुए हैं वे बहुत बड़े स्वप्नदर्शी थे। अगर आप महान अमीर लोगों की अपने मन में कल्पना नहीं कर सकते तो आप कभी अपने बैंक में उतना धन नहीं देख सकते। सच्चे स्वप्नदर्शियों के लिए जितना अवसर आज है उतने अवसर इससे पहले कभी नहीं थे। इस भागती भागती दौड़ती दुनिया में जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उन्हें यह जानकर प्रेरणा मिलेगी कि आज दुनिया को नए विचार, काम करने के नए तरीके, नए नेता, नए आविष्कारक कार, शिक्षा की नई तकनीक, बेचने के नए तरीके, नई पुस्तकें, नया साहित्य, बीमारियों के नए इलाज और व्यापार तथा जिंदगी के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन सब नई मांग के बीच एक बात निश्चित है कि अगर आपको जीतना है तो आपके पास निश्चित उद्देश्य, ज्ञान और मजबूत इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। ये सब हासिल करने के लिए सच्चे स्वप्नदर्शी की जरूरत होती है, जो अपने स्वप्नों को कार्यों में तब्दील कर सकें। सच्चे स्वप्नदर्शी हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। यही वे लोग होते हैं जो विश्व का सांचा बनाते हैं, जो सच में बड़े नेता हुए हैं और उन्होंने अपने सपनों, नए अवसरों और अनदेखी चीजों को वास्तविकता में बदला है। इन लोगों ने अपनी विचार शक्ति से शहरों, हवाई जहाज, फैक्ट्रियां, कार, बढ़िया स्वास्थ्य और जिंदगी को सुगम बनाने के नए तरीकों को इजाद किया है। हमें एक स्वप्नदर्शी होना चाहिए कि हमें एक दृढ़ निश्चय से एक गोल को विजुलाइज करना है, सोचना है, समझना है, बार बार उसे देखना है कि मुझे वो मिल गया है, मैं वैसा व्यक्ति हो गया हूँ। क्योंकि इतनी चीजें हैं, हम कुछ भी पा सकते हैं, अबंडेंस है हमारे जो वर्ल्ड में, हर चीज की अबंडेंस है इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में। आप देखिए, अबंडेंट हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास माउंटेन्स हैं। जब इतनी अबंडेंस है, आप सोचिए पैसा कम है, पैसा ऐसा नहीं है, पैसा भी अथाह है, बस आपको चाह होनी चाहिए और उस गोल तक बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। तो इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए कि मुझे ये पाना है। अब आप देखिए, मोदी जी को ही देखिए, एक चाय वाले से एक प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो उनमें एक दृढ़ दृढ़ शक्ति थी, एक दृढ़ शक्ति थी कि मैं चाहे कुछ हो जाए, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मैं बढ़ता रहूंगा। एक छोटा सा चाय वाला अगर एक प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। बस एक दृढ़ निश्चयता होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ जी। आज सपने देखने वालों में दो जरूरी विशेषताएं होनी ही चाहिए: सहनशीलता और खुली सोच। जिन लोगों को नएपन से डर लगता है, उनके सपने शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। नेताओं के लिए आज से बढ़िया समय कभी नहीं था। आजकल बहुत ही प्रचुर मात्रा में व्यापार, आर्थिक और औद्योगिकरण को नए सांचे में डालकर नए तरीके से काम किए जाने का वक्त है। अगर आप दौलतमंद बनने की योजना बना रहे हैं तो किसी को अपने सपनों का मजाक मत उड़ाने दीजिए। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको उन व्यक्तियों के जज्बा को जीना पड़ेगा जिनके भूतकाल में देखे गए सपनों ने सभ्यता को नई ऊंचाइयां दी। वह आत्मा दी जिससे हम लोग इस समाज में मिलजुल कर रह सकें। आपको और हमें आगे बढ़ने को और दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। उस कोलंबस को मत भूलिए जिसने एक अज्ञात दुनिया की कल्पना की और उसे खोजने के लिए अपनी जिंदगी झोंक दी। अंत में वह सफल भी हुआ। कोपरनिकस एक महान ज्योतिष जिसने दुनिया की बहुल्यता का सपना देखा और उसकी खोज कर दिया।
सच ही कहा गया है कि सफलता पाने के बाद सारी गलतियां माफ हो जाती हैं और सफलता होने के बाद कोई बहाना भी काम नहीं करता। तो असफल ये असफल होने के बाद कोई बहाना भी काम नहीं करता। हाँ, तो जब असफल हो जाते हैं और फिर आप बोले कि मैं ऐसा था इसलिए असफल हो गया, मेरी किस्मत में था, ऐसा नहीं है। क्योंकि सारी सच में ये ऐसा है, जब कोई आदमी सफल हो जाता है तो जितने भी उसने कोई कोई ब्लंडर किए होते हैं अपनी लाइफ में या कुछ भी गलतियां की होती हैं, तो कुछ भी कोई नहीं देखता, सिर्फ उसकी सफलता देखता है। वो जैसा भी व्यक्ति है ना, चाहे वो अंदर से करप्ट है या कैसा भी है, तो सिर्फ उसकी सफलता देखी जाती है। और जो असफल हो जाता है तो वो उसका कोई बहाना नहीं होता है कि मैं इस कारण हो गया क्योंकि मैं दिमाग नहीं लगा पाया या मेरे पास पैसा कम था या मेरे को लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, तो वो सब सिर्फ एक बेकार की बातें हैं। तो ये इसमें यही बताया है कि आप, एक तो ये बताया कि अपना जो दो जरूरी विशेषताएं की चाहिए कि एक तो सहनशीलता होनी चाहिए हमारे में, बहुत हम पेशेंटली और सहनशील होकर अपनी लाइफ को जिए। और दूसरी खुली सोच होनी चाहिए कि मैं कितना आगे बढ़ने के लिए इच्छुक हूँ, है ना, और मैं कितनी नई नई अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के लिए इच्छुक हूँ। अपनी सोच को ना छोटा नहीं करना है ना, खुली सोच रखनी है। तो ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप ऐसे लोगों के संग रहिए जो कि आपको आगे बढ़ने में सहायता करें। ऐसे लोगों की कंपनी छोड़ दीजिए जो कि आपको पीछे खींचते हैं या आपके सपने पर हंसते हैं कि अरे क्या देख रहा है तू, तेरी औकात भी क्या है, या इसने ऐसा बड़ा सपना देखा है, देखते हैं पूरा होगा या नहीं। तो ऐसे लोगों की कंपनी छोड़िए जो आपको बार बार नीचा दिखाते हैं या बार बार आपके सपने पर हंसते हैं। आप बस किसी भी की भी सोचे समझे बिना सिर्फ अपने एक लक्ष्य पे डटे रहिए। हाँ जी। अगर जी। अगर जो आप चाह रहे हैं वह सही है और उस पर आपको विश्वास है तो उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़िए। आप अपने सपनों को झोंक दीजिए। और अगर कभी आप अस्थायी रूप से असफल हो भी जाएं तो उन लोगों की बातों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये अस्थायी सफलता कामयाबी का द्वार खोलती है। हेनरी फोर्ड एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति जिसने बिना जानवरों के चलने वाली गाड़ी का सपना देखा। उसने उस वक्त का इंतजार नहीं किया जब उसके पास ऐसे साधन उपलब्ध होंगे जो उस गाड़ी को बनाने के लिए मददगार होंगे, पर उसके पास जो कुछ भी था वहीं से काम करना प्रारंभ कर दिया और आज पूरी दुनिया उसके पहियों पर चल रही है। उसने दुनिया में इतनी गाड़ियां चला दी जितना किसी अन्य व्यक्ति ने कभी नहीं चलाई। वह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसे अपने सपनों पर विश्वास था। तो वही है, अब जैसे एलन मस्क हैं, उन्होंने टेस्ला गाड़ी जो बिना उसके चल जाती है ड्राइवर के, है ना, तो वो भी उन्होंने, उनका सपना था, उनकी दृढ़ निश्चयता थी क्योंकि सबने उनके ऊपर हंसे थे, है ना, और उन्होंने भी ये कर दिखाया। जैसे हेनरी फोर्ड ने, एक समय सब लोग हंसे थे कि बिना जानवर के भी कोई गाड़ी चलती है, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया। तो ऐसे जब हम एक दृढ़ निश्चयता से जब चीज सोचते हैं तो वो हो जाती है। थॉमस अल्वा एडिसन थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत से चलने वाले बल्ब का आविष्कार करने का सपना देखा। इससे पहले कि उनका यह सपना सच हो पाता, वह 10,000 बार असफल हुए। सच्चे स्वप्नदर्शी का काम को बीच में नहीं छोड़ते। मतलब आप सोचिए ली कि वो 10,000 बार असफल हुए थे, 10,000 बार उन्हें असफलता हासिल हुई थी, फिर भी वो अपने काम पे लगे थे। आप सोचिए, आप अगर 10,000 बार, आज की डेट में अगर एक बच्चा एक बार असफल हो जाता है वो डिप्रेशन में चला जाता है ना, उसको ही डिप्रेशन हो जाता है कि मैं सफल नहीं हूँ, मेरे जो जो फ्रेंड्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और मैं, इतनी सुसाइड आजकल हो रहे हैं बच्चों में क्योंकि वो असफलता एक बार भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन सक्सेस की निशानी यही है कि जितनी बार असफल होंगे उतनी ही सफलता आपको आगे लेके जाएगी, क्योंकि असफलताओं से ही आदमी सीखता है। सिर्फ आदमी सफलताओं से नहीं सीखता, जब तक जितनी बार वो असफल होगा उतना ही वो बड़ा ऊपर जाएगा। हाँ जी। लीगलो ने काले नौकरों की स्वतंत्रता का सपना देखा, अपने सपनों को कार्यान्वित किया और कभी इस बात को मन से जाने नहीं दिया कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका एक साथ संयुक्त हो जाएंगे, जब तक कि यह असल में हो नहीं गया। राइट बंधुओं ने हवा में उड़ने का सपना देखा और आज पूरी दुनिया हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाती है।
मार्कोनी ने हवा में संदेश भेजने का सपना देखा। उसके सपनों का परिणाम यह हुआ कि आज हम सभी के पास रेडियो है, टीवी है, मोबाइल फोन है। साथ ही साथ मार्कोनी के सपनों ने उसे उसका केबिन और घर भी दिला दिया। इसने दुनिया के एक छोर में रहने वाले व्यक्ति को दूसरे छोर में रहने वाले व्यक्ति से जोड़ दिया। तुरंत कुछ ही क्षणों में कोई भी समाचार, सूचना और मनोरंजन संपूर्ण विश्व में फैल जाता है। आपको यह जानकारी जानकर हैरानी होगी कि मार्कोनी के दोस्तों ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और एक मनोवैज्ञानिक के पास इलाज के लिए ले गए। जब उसने उस जब उसने उनसे यह बताया कि उसने एक ऐसे सिद्धांत की खोज की है जिससे हवा में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी तार के भेजा जा सकता है। जितने भी ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी की है उनको पागल ही करार दिया गया था एक्चुअल में ना। जब तक कोई सपना आपको पागल ना बना देना, वो सपना साकार कैसे होएगा। तो इन लोगों ने बिल्कुल, जैसे मार्कोनी के बारे में कहा कि उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मनोवैज्ञानिक तक ले गए कि ये क्या पागलपने की बात करता है कि एक जगह से दूसरी जगह वो चला जाएगा, हमारी आवाज चली जाएगी, ऐसे हम संदेश भेज सकते हैं। तो उन्होंने पागल करार दे दिया था अपने फ्रेंड को ही, और मनोवैज्ञानिक को भी दिखाया, साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाया। तो क्योंकि उनके पास एक पागलपन की हद तक अपना सपना था और उसको साकार किया। इतने सारे इन्होंने मार्कोनी का नाम लिया, राइट ब्रदर्स का लिया, ली कला जिन्होंने काले जो ब्लैक लोगों के लिए काम किया, और कोलंबस ने जैसे अमेरिका ढूंढा, और राइट ब्रदर्स ने जैसे हवाई जहाज चलाया। किसने सोचा था कि कोई हम ऊपर उड़ के चले जाएंगे ऐसे कुछ। तो वो सब किसी की एक सपना था, एक सोच थी, एक किसी का दिमाग था। तो कहीं से उनको ये विचार आया और उस विचार में वो करने में लग गए। तो ये सब चीजें देखिए कि और कैसे वो असफल हो होकर उनको सफलता हासिल हुई। कितना लोगों ने उनको पीछे ढकेला लेकिन वो माने नहीं, आगे बढ़ते रहे। हम्म, आज आज सच्चे स्वप्नदर्शियों के लिए बेहतर अवसर प्राप्त है। आज दुनिया को नए विचारों की आवश्यकता है। विश्व को नए आविष्कार की आवश्यकता है। आज दुनिया को आपके जैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। रे क्रॉन्च एक और बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने अपने सपने साकार किए। क्रॉन्च मिल्क शेक का मिश्रण बेचा करता था। उसके मुख्य ग्राहक रेस्टोरेंट और मिठाई वाले हुआ करते थे। हर कोई अधिकतम उस मिल्क शेक मिश्रण की 1 या 2 यूनिट खरीदते थे। एक दिन उसने उसे सन बर्नार्डिनो, कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट से 8 यूनिट मिश्रण का ऑर्डर मिला। उसने वहां पर जाने का निर्णय किया ताकि यह पता चल सके कि वे इस 8 यूनिट मिश्रण का उपयोग कैसे करते हैं। उसने अब तक जितने भी रेस्टोरेंट देखे थे उनमें यह सबसे व्यस्त था। उसके मालिक मैकडोनल्ड बंधु बहुत ही सीमित मेन्यू हैमबर्गर, चीजबर्गर, फ्रेंच फ्राइज, शेक और कोल्ड ड्रिंक उस क्षेत्र में बहुत ही कम मूल्य पर बेचते थे। क्रॉन्च को यह अवसर दिखा और उसने सोचा अगर रेस्टोरेंट की श्रृंखला खोल दी जाए तो बहुत उत्पादन होगा और बहुत कमाई की जा सकती है, शायद पैसों का अंबार लग जाए। उसने मैकडॉनल्ड बंधुओं के सामने इस विचार का प्रस्ताव रखा और उन्होंने हामी भर दी। कुछ ही वर्षों में मैकडॉनल्ड देश का सबसे अधिक फूड रेस्तरां ही नहीं बना बल्कि इसने फास्ट फूड इंडस्ट्री की भी शुरुआत कर दी। फिर क्रॉन्च ने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाकर संपूर्ण विश्व में फैला दिया और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गया। तो ये मैकडोनल्ड्स का जो रे क्रॉन्च है, ये मालिक बन गए, सीईओ बन गए। कैसे उन्होंने एक छोटे सी मतलब मिल्क शेक बेचने वाले से शुरुआत करी और कैसे मैगडी के मालिक बन गए। ये पूरी स्टोरी है कि कैसे एक छोटे से व्यक्ति से सिर्फ अपनी सोच से, सिर्फ अपना काम, अपना दिमाग लगा के वो आगे बढ़ते गए। जैसे हमारे हल्दीराम है, हल्दीराम का कैसा छोटा सा यूनिट लगा, उन्होंने कितने सारे यूनिट्स उन्होंने इंडिया में लगाए, फिर अब बाहर लगा दिए। अब उनका जो सामान है, आप पूरे वर्ल्ड में जो भी बच्चा बाहर जाता है या जो भी लोग बाहर जाते हैं या जो भी इंडियंस बाहर रह रहे हैं, कितना हल्दीराम ने एक कहते हैं ना रेवोल्यूशन कर लिया। तो ऐसे हमारे इंडिया में भी बहुत सारे उदाहरण हैं कि कैसे सब लोगों ने आगे बढ़े, छोटी सी जगह से शुरुआत की और आगे बढ़ते गए। हम्म, संपूर्ण दुनिया में अवसरों की अब कमी नहीं है। किसी भी तरह के सपने का पहला कदम मजबूत इच्छा शक्ति होती है। सपने उपेक्षा, आलसपन और महत्वाकांक्षा की कमी में नहीं जन्म लेते।
सपने उपेक्षा, आलसपन और महत्वाकांक्षा की कमी में नहीं जन्म लेते। ना ही अब विश्व सपने देखने वालों का उपहास करता है और ना ही यह कहता है कि यह अव्यवहारिक है। जिन लोगों को भी आज मनचाही सफलता हम्म, मिली है, वे लोग बुरी शुरुआत और कई धड़कनें रोक देने वाले संघर्षों से जरूर गुजरे होते हैं। उनकी जिंदगी में छप्पर फाड़ के सफलता तभी मिलती है जब वे गरीबी और संकट के दौर से गुजर रहे होते हैं। जॉन बनियान को जब धर्म पर अपनी राय रखने के लिए जेल मिला था, उसी के बाद ही उन्होंने द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पुस्तक लिखी थी। प्रेम में असफलता के बाद कई लोग नशे में डूबने लगते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। वह इसलिए कि अधिकतर लोगों ने भी यह सीखने की कोशिश की कि सबसे मजबूत भावनाओं को किसी रचनात्मक स्वभाव में कैसे तब्दील किया जा सकता है। तो इन्होंने ये लिखा, ये जो धर्म का जो जॉन बनियान है, इन्होंने कैसे ये पुस्तक लिखी इसके बारे में कि कैसे संघर्ष से कैसे गुजर गुजर के उन्होंने ये किया, है ना। तो कैसे उनके फेलियर हुआ उनके जो भी था रिलेशनशिप में, और उसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अच्छी कविताएं लिखी। तो ये सब दिखा रहे हैं कि कैसे असफलताओं के दौर से गुजरते हुए लोगों को सफलताएं मिली हैं, कितने संघर्ष करने पड़े हैं तब सफलताएं मिली हैं। क्योंकि जब आप संघर्ष करते हैं ना, तब आपका जो इरादा है ना वो मजबूत होता जाता है। कहते हैं कि जब किसी का बेटा जब मिलियनेयर, कहते हैं ना वो बॉर्न विद गोल्डन स्पून और ये सिल्वर स्पून, जो कहा जाता है कि बॉर्न विद सिल्वर स्पून है हम, तो उनको इच्छा नहीं होती आगे बढ़ने की, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। जब आप छोटी जगह से आगे बढ़ते हैं तो आपके पास एक दृढ़ निश्चयता होती है कि मुझे वो लाइफ चाहिए जो मैं चाहता हूँ। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप संघर्ष करेंगे तो वाकई आप आगे पहुंच सकते हैं। हेलन केलर जन्म से ही गूंगे, बहरे और अंधी थी। इसने अपने इस दुर्भाग्य के बावजूद उसका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। उनकी संपूर्ण जिंदगी इस बात का प्रतीक है कि किसी भी व्यक्ति की हार तब तक नहीं होती जब तक वह उसे स्वीकार नहीं कर लेता। रॉबर्ट बर्न्स एक अनपढ़ व्यक्ति थे। उनका बचपन गरीबी में बीता और बड़े होते उन्हें शराब की लत भी लग गई। पर प्रकृति ने उनके लिए कुछ बेहतर लिखा था। उन्होंने अपने सुंदर विचारों से कविताओं में समा बांधा था। उनका कविताएं लिखने का उद्देश्य दुनिया में बुराइयां हटाकर अच्छाइयां फैलाना था। हेलन केलर की हमने ब्लैक मूवी देखी है जिनकी लाइफ पर बनी थी। और दूसरी ये जो रॉबर्ट रॉबर्ट कहाँ है, रॉबर्ट बंस बर्न्स। हाँ, इन्होंने कविताएं लिखकर कैसे हासिल किया कि उन्होंने शराब की अपनी लत छोड़ी और उसके बाद ये सब लिखा कविताएं। तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रेजेडी, कुछ ना कुछ परेशानियां रही जिनको उन्होंने हटाकर और आगे बढ़े हैं। फिल्मों में अत्यधिक सफलता भी उन्हें नए लक्ष्य बनाने से नहीं रोक सकी। उन्होंने अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और व्यापार करने की ओर बढ़ निकले। उन्होंने अपना पैसा अचल संपत्ति में लगाया, एक रेस्टोरेंट की श्रृंखला की शुरुआत की जिसने इन्हें अरबपतियों की सूची में ला खड़ा कर दिया। उन्हें उन्हें जो भी लक्ष्य तय किया वह सोना बन गया। वह सफल होते चले गए। फिर उन्होंने समाज की मदद करनी चाहिए, जिस कारण वे देश के कई दूर दराज इलाकों में गए, छोटे शहरों में गए और वहां पर उन्होंने बच्चों और नौजवानों को हिंसा और अपराध को त्याग कर, नशीले पदार्थों और गुंडागर्दी को ना कहकर शिक्षित बनने की आवाज उठाई। उन्होंने कई संगठनों में सक्रिय नेता की भूमिका निभाई जिसमें लोग शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दे सकें। ये इनके बारे में पूरा बताया कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, कैसे उन्होंने लोगों की मदद की। तो ऐसे अब वो आगे बढ़ते चले गए। बुकर टी वॉशिंगटन का जन्म गुलामी में हुआ। वे जाति और रंग से अछूते थे। वह सहिष्णु, सभी तरह के विषयों में खुले विचारों वाले और एक सपने देखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सभी तरह की जातियों में अपनी अच्छी छवि बना ली थी। बिथोवेन बहरे थे, मिल्टन अंधे, परंतु जब तक यह दुनिया कहीं रहेगी उनके नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में ऐसे ही लिखे लिए जाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सपने देखे और उन्हें साकार किए। तो बीथोवन जो शायद म्यूजिक कंपोजर थे, शायद वो बहरे थे। सोचिए, आप म्यूजिक की दुनिया में थे, फिर भी वो बहरे थे। और उसके बाद भी उन्होंने वो अपनी जो होते हैं ना कमियां, अपनी जो हैंडीकैप अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हमारे इंडस्ट्री में भी जो एक
ब्लाइंड है, कौन मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, वो भी बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो जिन्होंने शायद रामायण का म्यूजिक दिया था, अभी याद नहीं आ रहा मुझे उनका रामानंद नाम। सागर। हाँ रामानंद, नहीं नहीं, वो रामानंद सागर तो डायरेक्टर हैं, जो इन्होंने म्यूजिक दिया था वो ब्लाइंड है ना। तो वो ब्लाइंड होते हुए भी म्यूजिक डायरेक्टर है, मुझे एकदम नहीं आ रहा, शायद कोई गूगल करके देख ले, एकदम याद नहीं आ रहा उनका नाम। तो कैसे हम लोग अपने जो हैंडीकैप हैं उनको भी भूल कर हम आगे बढ़े हैं, वो सब इस बुक में दिखाया है कि कैसे हमें भूलना नहीं है कि हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम सब कुछ पा सकते हैं। हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं एक्चुअल में ना, अपना जो जो हमें मिला है भगवान से, सिर्फ ये सोचकर एक खुशी पा लेते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ है। मैंने माना कि हैप्पीनेस बहुत जरूरी है, बिना हैप्पीनेस के तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं बैक ऑफ द माइंड चाहते हैं कि मुझे अमीर बनना है और मुझे सारी सहूलियतें लेनी है अपनी लाइफ में, या मुझे ऐसा कुछ करना है, तो आगे बढ़िए, अपना गोल बनाइए, ऐसे विजुअलाइज करिए, आगे चलते जाइए। हम्म। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक अन्य व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने सपनों को साकार किया, जिन्हें उन्हें दुनिया ने पहली बार तब जाना जब बेहतरीन भारोत्तोलक को मिस्टर यूनिवर्स का खिताब दिया गया। पर श्वार्ज़नेगर सिर्फ एक मस्कुलर व्यक्ति नहीं थे, उनकी जिंदगी में सपने और लक्ष्य थे। सपने साकार करके वे एक धनी व्यापारी, सबसे अधिक मेहनताना लेने वाले फिल्म अभिनेता और अब कैलिफोर्निया के राज्यपाल बन गए। उनका जन्म ऑस्टिन में हुआ और बचपन भी वहीं गुजरा। बचपन से ही उन्होंने भारोत्तोलन की ट्रेनिंग प्रारंभ कर दी थी। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की पहली प्रतियोगिता जीती, जिसके बाद 5 बार लगातार मिस्टर यूनिवर्स बनने का खिताब भी उनके नाम ही है। फिर वे यूनाइटेड स्टेट विस्थापित हो गए और वहां पर भी ऐसी ही प्रतियोगिताएं जीतते रहे। हालांकि उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में वह सब कुछ हासिल कर लिया था जो किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त करना मुश्किल होगा। उन्होंने इस क्षेत्र में नई में कोई चुनौती नहीं देखी, इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिभा को अन्य क्षेत्रों में भी आजमाने के बारे में विचार किया। उनकी शारीरिक गठन की ट्रेनिंग ने उन्हें यह सिखा दिया था कि आम जनमानस को इन सब की जानकारी नहीं है और ये जानकारी सभी से साझा करनी चाहिए। उन्होंने एक अंत कथा आर्नोल्ड द एजुकेशन ऑफ अ बॉडी बिल्डर लिखी, जो बेस्ट सेलर साबित हुई। फिर उन्होंने महिलाओं के लिए एक किताब लिखी जिससे वे अलग तरह की अभ्यास से अपने शरीर को गठित कर सकें। इस किताब ने उन्हें एक व्यापार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक कंपनी खोली जो बॉडी बिल्डिंग के आयोजन कराती थी। इस व्यापार ने उनके व्यवसाय क्षेत्र में सफलता के रास्ते खोल दिए। उनका अगला लक्ष्य के बड़े उनका अगला लक्ष्य बड़ा एक बार। फिल्म स्टार बनना था। हालांकि उन्होंने फिल्म करियर की शुरुआत तभी कर दी थी जब वे बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में थे। छोटे छोटे रोल करने के बाद उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति तब काम आई जब उन्हें कॉनन जब उन्हें कॉनन थे बारबेरियन फिल्म में मुख्य रोल मिल गया। इस फिल्म श्रृंखला ने उन्हें हॉलीवुड का सबसे अधिक मेहनताना वसूलने वाला नायक बना दिया। सन 2003 में श्वार्ज़नेगर राजनीति में आए और उन्हें उन्हें कैलिफोर्निया का राज्यपाल चुन लिया गया। आप श्वार्ज़नेगर की जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी जिंदगी सिर्फ एक ही क्षेत्र के लिए सीमित नहीं है। श्वार्ज़नेगर ने भी अपना जीवन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में ही झोंक दिया होता तो वह कभी सफल हो जाता, काफी पर सफल हो उसने जाता। इससे काफी सफल हो जाता। पर उसने इससे कहीं ज्यादा का सपना देखा। उसने ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए जिसमें चुनौतियां थी और उन्हें हासिल कर लिया। उसने अपनी पिछली सफलताओं से शिक्षा बेकार नहीं जाने दी और उसका हर क्षेत्र में उपयोग किया। श्वार्ज़नेगर की तरह आप अपने आलोचकों से डरिए मत। आलोच आलोचकों ने अपनी पहली फिल्म में उसकी कड़ी निंदा की थी, परंतु उसने हार नहीं मानी और अपना कार्य जारी रखा। इसी दृढ़ता से उसने हॉलीवुड के सबसे अधिक मेहनताना लेने वाले अभिनेताओं में शामिल कर दिए। अब देखो श्वार्ज़नेगर की मतलब जो जीवन है, उसे कितनी शिक्षाएं मिली कि उन्होंने पहला गोल बनाया कि उन्हें बॉडी बिल्डिंग करनी है। जब उन्होंने वो पा लिया, जब उन्होंने देखा कि अब मेरे बराबर कोई नहीं है, तो उन्होंने बुक लिखी। बुक लिखने के बाद वो उद्योगपति बने, है ना। उसके बाद वो
मूवी में आए, है ना, फिल्म स्टार में भी उन्होंने सबसे बड़े फिल्म स्टार बने। तो उन्होंने एक के बाद गोल पाते चले गए। तो उनकी जीवन से हमें क्या सीखने को मिला कि अगर आपके पास एक गोल मिल जाता है तो आप वहीं मत रहिए, फिर आप और आगे बढ़िए, फिर आप और आगे बढ़िए, सिर्फ वहीं मत डटे रहिए कि हाँ सिर्फ मेरा यही बन गया, अब मैं यहीं जी सकता हूँ। हो सकता है किसी का वहीं बहुत हैप्पीनेस मिल जाए, लेकिन आप जब आगे बढ़ सकते हैं, आपके पास वो चाह है, तो आप आगे बढ़ते रहिए। अभी भी टर्मिनेटर मूवी में अभी भी रोल करते हैं वो। हाँ अभी भी बताइए। उसके सिक्वल आते रहते हैं ना, अभी भी टर्मिनेटर के नए नए। अच्छा, मुझे पता नहीं है सारे यूएस स्टार्स के बारे में। तो ये आप देखिए कि अभी भी अरे काम कर रहे ये हैं। तो बहुत फेमस है भाई, हर जिम करने वाला हर बंदा जानता है। अच्छा। अरे ओके। ऐसी कोई जिम नहीं होगी, मैं मतलब बैट कर सकता हूँ, ऐसी कोई जिम नहीं होगी पूरे वर्ल्ड में आई थिंक जिनके इनका फोटो ना लगाओ। अच्छा, तभी इतना बॉडी बहुत बिल्डिंग में। बहुत फेमस है ये। इसमें ऐसे इसमें ये भी लिखा है ना, 5 टाइम मिस्टर यूनिवर्स बने हाँ हैं। बने, हाँ जी। और उसके बाद 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया भी बने हैं। ओ। हाईएस्ट रिकॉर्ड है। अरे बताइए, और वो उसके तो बाद भी दूसरा है वो। कितना, उसके बाद भी उन्होंने उसके और बाद फिर जगह भी। मूवियाँ शुरू की थी उन्होंने। हाँ, और देखिए, और हर उस फील्ड में सक्सेसफुल रहे जहां भी उन्होंने कदम रखा। अगर उन्होंने बुक लिखी तो वहां सफल हो गए, मतलब हर जगह सफल हुए हैं। अ, हम्म। अगले अध्याय में बढ़ने से पहले आप उम्मीद, विश्वास, साहस और सहिष्णुता की शक्ति को मन में पूरी तरह से बैठा लीजिए। अगर आपके पास यह मना, स्थिति और अन्य सिद्धांत इन सिद्धांतों के काम करने के नियम ढंग से पता है तथा इन्हें अमल कर रहे हैं, तो इस तो यह समझ लीजिए आप वह सब हासिल करने के लिए तैयार हैं जो आप चाहते हैं। सिर्फ किसी वस्तु की इच्छा रखने और उसे हासिल करने के लिए तैयार होने में फर्क होता है। किसी भी व्यक्ति का मन उस वस्तु को तब तक हासिल करने के लिए तैयार नहीं होता जब तक उसके मन पूरी तरह से यह विश्वास न कर ले कि उसे वह वस्तु मिल चुकी है। यह मन स्थिति विश्वास की होती है, ना कि सिर्फ उम्मीद और इच्छा की। इस तरह का विश्वास पाने के लिए आपका मन पूर्ण रूप से पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए। पूर्वाग्रह होने पर आप इच्छा, साहस और विश्वास जगा नहीं सकते। कई बार मैंने देखा है कि कोई, मतलब बॉयज होते हैं, वो किसी गर्ल के पीछे पड़ जाते हैं, तो वो सोच लेते हैं कि ये तो मेरी हो गई है, और वाकई उसको वो पा लेते हैं। तो ऐसे ही हमें वो उतना सोचना है कि ये पैसा मेरा है और मेरा हो गया है। तो उस हद तक हमें उसको सोचना है, तो वो वैसे ही मिल जाता है। तो इस तरह से हमें अपनी फीलिंग और अपने विजुअलाइजेशन को रखना है कि वो मेरा है और वो मेरा हो गया है, और मैं वो जी रहा हूँ इस तरह से। हाँ जी। गरीबी, कंजूसी इन सबको हासिल करने से अधिक प्रयास खुशियां और समृद्धि को हासिल करने के लिए नहीं करना पड़ता है। एक महान कवि ने अपनी कविता में सही कहा है, मैंने धन के लिए जीवन से सौदेबाजी की और जिंदगी आपको उससे अधिक नहीं देगी। मैंने शाम को भीख मांगा, फिर मेरे पास प्राप्त कुछ सिक्कों को गिनने बैठ गया। जीवन ABS एक नियोक्ता है। पता नहीं क्या कहा है, मेरे को समझ में नहीं आई। एक्चुअल में वो इंग्लिश से हिंदी रूपांतर थोड़ा सा इस तरह से कर दिया है। आगे वह पढ़ेंगे। आ- वह आपको वह देता है जो आप मांगते हो, पर एक बार आपने औकात नाप ली, उसके बाद आपको बहुत काम करना पड़ेगा। मैंने एक नौकर भाड़े पर लिया, सिर्फ यह जानने के लिए वह कितना निराश है। मुझे पता चला कि मैंने ईश्वर से कुछ भी मांगा होता, उसने राजी खुशी से भुगतान कर दिया होता। ये ऐसे ही है। मेरी हाँ। हाँ, ज्यादा कुछ समझ। हम्म। मेरी ऐश जो मेरी के कॉस्मेटिक की संस्थापक हैं, उन्होंने अपनी और विश्व भर में अपने कंपनी के काम करने वाले, जिनकी अब 25,000 की संख्या है, कंसल्टेंट की सफलता का राज आत्मविश्वास बताया। उनका यह करियर साल पहले आरंभ हुआ था, जब उन्होंने स्टैनली होम प्रोडक्ट्स के नाम का काम करना शुरू किया। उन्होंने कई बार इस बात को स्वीकार किया कि अपने इस काम के प्रथम वर्ष में वह सफल नहीं हो पाएंगे और इस काम को छोड़ देना चाहती थी। पर उनको सोच तब बदली
तब उनकी सोच तब बदली जब उन्होंने स्टैनले सेल्स का सेमिनार में भाग लिया। उन्होंने बताया, उस वर्ष कंपनी की प्रतियोगिता में खूबसूरत, लंबी और सफल महिला को रानी के खिताब से नवाजा जाना था, और उस वर्ष उस महिला को खिताब मिला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मैंने निर्णय लिया कि मैं स्टेज पर जाऊंगी और अध्यक्ष से बात करूंगी और उन्हें अगले वर्ष रानी का यह खिताब जीतने का इरादा बताऊंगी। श्रीमान बेवरीज मुझ पर हंसे नहीं, बल्कि उन्होंने मेरी आंखों की तरफ देखा और कहा, मुझे भी लगता है कि तुम जीत सकती हो। इन शब्दों ने मेरी जिंदगी में जान डाल दी और अगले वर्ष मुझे रानी का खिताब दिया गया। मेरी के इस बात को बताया कि सफलता हासिल करने का पहले कदम यह है कि आप खुद पर विश्वास रखें कि आप योग्य हैं और आप इस सफलता के असली हकदार हैं। उन्होंने अपने एक लेख में कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ कदमों का अभ्यास करने के लिए बताया है। वे 4 कदम निम्न हैं। तो सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि आप योग्य हैं, क्योंकि हम पहले ही हाथ खड़े कर देते हैं कि हम तो योग्य ही नहीं है। और आप उस सफलता के असली हकदार हैं। जो आप सोच रहे हैं, जो भी आपने गोल बनाया है, वो आप हकदार हैं। क्योंकि हम कहीं ना कहीं डाउट में आ जाते हैं अपने को ही लेकर। लोग तो हमसे बाद में कह रहे हैं कि आप नहीं बन सकते, या आप में वो इतना पैसा कमाने की वो नहीं है, औकात नहीं है, या आप इतना आगे नहीं बढ़ सकते। पर हम खुद ही अपने सेल्फ डाउट में रहते हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपने को, जो अपना जो हमारा इनर माइंड है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, हमारा अपना माइंड ही दुश्मन है। जो कि हमें लॉजिक दिखाता रहता है कि अरे तुम कहाँ कर सकते हो, तुम्हारे पास तो ना तो टैलेंट है, ना तुम्हारे पास कुछ पूंजी है, तुम कहाँ से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो, ना तुम्हें इतनी बड़ी जॉब मिल सकती है, वो जो आदमी है उसमें ज्यादा कैलिबर है उसको मिल सकती है। तो हमारा जो माइंड है हमारा खुद ही दुश्मन है। जो आजू बाजू तो जो हमें पीछे घसीट रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन अपने को पहले हमें खुद को तैयार करना है। जो हमारा गोल है कि उसके लिए कि मैं योग्य हूँ और मैं उस सफलता का सबसे बड़ा हकदार हूँ। अब उनके 4 कदम पढ़ते हैं। खुद खुद को सफल व्यक्ति के रूप में महसूस कीजिए। हमेशा खुद को सफल व्यक्ति के रूप में देखें। इस व्यक्ति उस व्यक्ति को सोचें जिसके जैसे आप बनना चाहते हैं। हर दिन कुछ वक्त अकेले बिताइए। आराम से शिथिल होकर बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी चाहत और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने आप को एक नए वातावरण में देखिए, उस जिसकी आप कल्पना करते हैं। खुद को योग्य समझिए और आत्मविश्वास से ओतप्रोत हो जाइए। तो इसमें क्या है, उनका भी यही फर्स्ट ये है कि आप आंखें बंद करिए और फिर वो विजुलाइज करिए कि जो आप बनना चाहते हैं, या तो कोई आपने किसी को कोई आपका कोई वो है, कोई गोल है, या तो किसी व्यक्ति की तरह से आप बनना चाहते हैं, या बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं। तो ये अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर आपका कोई वो है कि आपको उसकी तरह बनना है, उसकी तरह से बॉडी बनानी है। तो जो भी आपने सोचा है पहले उसको विजुलाइज करिए, आंखें बंद करिए और उस वातावरण में पहुंच जाइए कि आप वैसा ही कर रहे हैं जैसा आप चाहते हैं। वैसे ऑफिस में है, वैसे जिम में है, या वैसा घर में है, जो भी आपका विजुअलाइजेशन है आप वैसे ही। और वो वाली फीलिंग भी आनी चाहिए उसको। आप मतलब टेस्ट भी आना चाहिए, वो स्मेल भी आनी चाहिए, वो हवा भी वैसी होनी चाहिए जो आप कभी आपने वो उस तरह का देखा हो। जैसे मेरा मुझे एक सपना है मेरा, जैसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा घर चाहिए, उसमें ऐसे हवा आती हो और ऐसी सनलाइट आती हो या ऐसी खिड़कियां हो। तो आप उस तरह से पूरा विजुलाइज करिए कि वो धूप भी आ रही है, वो गर्मी भी लग रही है, वो हवा भी चल रही है, वो बालकनी में वो वाली हवा भी आ रही है, वो पौधे लगे हुए हैं तो उसकी स्मेल भी आ रही है। तो हर तरह से मतलब आपके जो जितने भी सेंसेस हैं उनका सारे का इस्तेमाल करके वो उतना विजुलाइज होना चाहिए। हाँ जी। पिछली सफलताओं को याद कीजिए। हर हम्म। कामयाबी, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, वह यह सिद्ध करती है कि आप योग्य हैं और सफल हो सकते हैं। पिछली सफलताओं को सेलिब्रेट कीजिए और जब भी आप निराश हो, उन कामयाबियों को याद कीजिए। कभी कभी व्यक्ति बहुत हताश हो जाते हैं कि मैं कैसे इतना बड़ा गोल पा सकता हूँ, मैं तो मेरी तो जीवन में कुछ नहीं मिला। हर पर्सन की लाइफ में बहुत सारी मेमोरीज होती हैं जो कि बहुत अच्छी होती है, चाहे वो छोटी सी हो। आपने एक बर्थडे ही सेलिब्रेट किया हो, या आपने किसी के साथ कुछ एक घंटा अच्छा बिताया हो, तो उस वाली मेमोरी को हमेशा याद करिए जब भी आप मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। उन मेमोरीज को याद करिए, उन मेमोरीज को आप कहीं लिख कर भी रखिए। कहीं लिख कर भी रखिए कि जब भी आप हताश हो कि उन मेमोरीज को पढ़ें और फिर आप खुश हो जाएं कि हाँ,
कि मेरे पास तो इतनी अच्छे अच्छे वो हैप्पी आवर्स थे, वो हैप्पीनेस थी। तो जब भी वो पुरानी जो छोटी छोटी सफलताएं मिली आपको, आपके बच्चे को, आपको, जब भी छोटी छोटी लाइफ में आप कभी क्लास में बहुत फर्स्ट आए या किसी ने आपको अप्रिशिएट किया, किसी ने कुछ अच्छा कमेंट दिया, तो वो सब याद करिए, याद रखिए। जैसे आपको कोई डेली में भी कुछ अच्छा कमेंट देता है, उसको लिख लीजिए। क्योंकि जब आपको कुछ ऐसा दिमाग में ऐसा आता है कि मैं आज बहुत समझ में नहीं आ रहा मुझे, कि मेरे तो बहुत लाइफ खराब है, मैं तो दिखने में भी अच्छा नहीं हूँ, तो उस कमेंट को जरूर पढ़िए। तब आपको वो याद आएगा कि हाँ, किसी ने मुझे बोला था कि आप बहुत अच्छे लगते हो, या आप में ये कैलिबर है। तो ये तरह की जब वो सफलताएं आप पिछली, जब आपको कभी ऐसा है, तो वो भी याद करते रहिए, तो आप एक हमेशा हैप्पीनेस में रहेंगे, हैप्पी एटीट्यूड में रहेंगे। हम्म। लक्ष्य निर्धारित करें। साफ तौर पर यह तय कर लें कि आपको क्या चाहिए। इस बात से हमेशा चौकन्ना रहिए और अपने लक्ष्य से कभी भ्रमित न होइए। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अपना गोल, और उस गोल से आपको डेविएट नहीं होना है, कि इधर उधर नहीं भागना है कि अब मुझे ये भी चाहिए, इसको छोड़ दूं, अब मुझे ये चाहिए, इसको छोड़ दूं, अब मुझे ये चाहिए। ऐसा नहीं, उस लक्ष्य पे बिल्कुल फोकस्ड रहिए। जिंदगी के लिए सकारात्मक रवैया रखें। खुद का सकारात्मक चित्र बनाएं। आपकी जिंदगी, कार्य और निर्णय सभी में विश्वास रखें और सकारात्मक रहें। सकारात्मक बनना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव बनना बहुत जरूरी है। जैसे उसमें पहले कहा था कि सक्सेस ये नहीं देखती कि आप किस तरह से आपने सक्सेस हासिल करी। अगर आपने कुछ, कहते हैं ना, गलत काम करके सक्सेस हासिल करी, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। तो आपको थोड़ा सा अपना जो कैरेक्टर है, अपना जो तरीका है, उसमें क्लैरिटी, मतलब उसमें एक अच्छाई होनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव चीज के लिए करिए, तो वो सक्सेस ज्यादा दिन तक टिकती है। वो सक्सेस का मजा ही अलग है जो आपने अच्छाई से पाई होती है। और जो सक्सेस आपने किसी को मार के, या किसी का पैसा गबन करके, या किसी को धोखा देकर कमाया होता है, वो धन कभी भी आपको सुख नहीं दे सकता। तो सुख हमेशा, सक्सेस हमेशा वो ही धन देगा जो आपने बहुत प्यार से और बहुत संघर्ष करके, या बहुत अच्छाई करके जो कमाया होता है। तो धन का हमेशा ये है, उन्हीं के पास धन टिकता भी है, और वो धन हमेशा आपको सेटिस्फेक्शन देगा। नहीं तो वो धन कहीं ना कहीं आपको हमेशा दुखी करेगा, आपके रिलेशनशिप को नहीं अच्छा होने देगा, कुछ ना कुछ वो आपके में कमी लेकर आएगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक और अच्छे एक मोटिव से ही धन कमाइए। इच्छा शक्ति से प्राकृतिक नियमों पर भी विजय हासिल की जा सकती है। जब मैं आपके ऐसे पुरुष की असामान्य कहानी बताने जा रहा हूँ जिससे चमत्कारिक पुरुष मैंने आज तक देखा ही नहीं, जिसे मैंने जन्म लेने के कुछ मिनट बाद देखा था। उसके कान नहीं थे। पहले तो डॉक्टरों ने कुछ भी बताने से मना कर दिया, पर जब उन पर दबाव डालने लगे तो उन्होंने बताया कि शायद ये बच्चा कभी बोल और सुन नहीं पाएगा। मैं डॉक्टर के विचार से सहमत नहीं था, और मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं उस बच्चे का पिता हूँ। मैंने मन ही मन डॉक्टर के विचार को चुनौती दी और खुद एक निर्णय ले बैठा कि ईश्वर बिना कान के मेरे बच्चे को इस तरह दुनिया में भेज सकता है, पर वह उसे पूरी जिंदगी इस तरह यातनापूर्ण जीने के लिए विवश नहीं कर सकता। मैंने यह सोच लिया था कि मेरा बेटा सुनेगा भी और भूलेगा भी। यह मुझे नहीं पता था कि यह सब कैसे होगा, पर मैं इस बात पर जरूर विश्वास करता था कि जहाँ जा वहाँ रहा। मुझे महान एमर्सन की बात ध्यान आई, दुनिया की हर वस्तु सिर्फ एक ही बात सिखाती है, वह है विश्वास। हमें सिर्फ विश्वास करके प्रकृति के नियमों का पालन करना है। यह हम सभी पर समान रूप से लागू होती है। कभी आंख बंद करके आवाज सुनिए, प्रकृति आपको रास्ता जरूर दिखाएगी। वह रास्ता सिर्फ एक ही था, इच्छा शक्ति। मैंने अपने अंदर यह इच्छा शक्ति जगा ली थी कि मेरा बेटा सारी जिंदगी गूंगा और बहरा तो नहीं रह सकता। मैंने इस इच्छा शक्ति को कभी अपने मन से जाने नहीं दिया, यहाँ तक कि एक पल के लिए भी नहीं। कुछ वर्षों पहले मैंने लिखा भी था, हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारे मन में बड़े विचार ही हैं। अगले ही पल मैंने बिस्तर पर लेटे हुए अपने नवजात शिशु को देखा और यह सोचा कि अगर यह सब सही है तो मेरा बेटा बिना कानों के भी सुन सकता है। मैंने प्रण कर लिया था कि अपने बच्चे के मन में कतई यह बात आने नहीं दूंगा कि वह सुन और बोल नहीं सकता, इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े। मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि अपने बेटे के मन में बोलने और सुनने की अपनी मजबूत चाहत के बीच रोक दूंगा।
और वह जरूर एक दिन बिना किसी उपकरण के सुनने और बोलने लगेगा। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वह मेरे साथ यह सहयोग तो कि वह मेरे साथ सहयोग कर सके, मैंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को भी उसके अंदर जगाने की कोशिश करने लगा, ताकि यह चाहत सत्य के रूप में हमारे सामने आ सके। मैं हर रोज उसके कान के पास यह सब बोलता ताकि मेरे बेटे का मन तनिक भी यह स्वीकार न कर सके कि वह सुन नहीं सकता। जैसे ही वह थोड़ा और बड़ा हुआ, वह आसपास की वस्तुओं पर ध्यान देने लगा। हमने यह महसूस किया कि बेशक बहुत कम ही, पर बच्चे को हल्का सा सुनाई तो देता है। जिस जिस उम्र में बच्चे बोलने लगते हैं वह बोल तो नहीं पाता था, पर वह कुछ आवाजों को सुन जरूर लेता था। बस हमें यही चाहिए था। मुझे विश्वास हो गया था कि मेरा यह तरीका काम कर रहा है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे उत्साहित कर दिया, अचंभित कर दिया एवं आशा से भर दिया। ऐसा कुछ उस साधन से हुआ जिससे हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। हम एक टेप रिकॉर्डर लाए हुए थे, उस पर बच्चे ने एक गाना सुना तो वह उत्साहित हो गया था। गाने को सुनकर कुछ प्रतिक्रिया देने लगा। वह कुछ तरह के गांव में उत्साह दिखाने लगा। उसमें उस तरह के उनमें से एक गाना था। उस तरह के गाने एक में गीत है, ये गाँव लिखा है ना, गाने में उत्साह दिखाने लगा कुछ था। तरह के गाँव गाने में उत्साह हम्म। दिखाने लगा। उनमें से एक गाना था। एक बार तो वह एक गाना चलाकर 2 घंटे तक खड़े खड़े सुनता रहा। हमें तब तक इस बात का पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब तक हमने आवाज का अस्थि चालन सिद्धांत के बारे में जानकारी नहीं दी। जब वह टेप रिकॉर्डर पर प्रतिक्रिया देने लगा था, मुझे यह मालूम पड़ गया कि जब मैं उसके कान के पास या फिर दिमाग के पास जाकर कुछ बोलता हूँ तो उसे समझ आता है। मैंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को इसी माध्यम से उसके अंदर जगाता था, पर अभी तक जो परिणाम निकला था इतना उत्साहित करने वाला नहीं था। फिर भी मेरी इच्छा शक्ति ने मेरे विश्वास का दया दिया। साथ दिया, और थोड़ी दी ऐसा ही। हाँ। और ऐसी किसी भी नकारात्मक बात को मन में आने से पहले ही निकाल देगा। मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा का यह फल हुआ कि मेरा बच्चा मेरी आवाज को ठीक ठीक सुनने लगा था। मैं उसके मन में यह भरने से कभी नहीं चूकता था कि वह बोल और सुन सकता है। मेरे यह अनुभव किया कि बच्चे को दादी नानी की कहानी सुनना अच्छा लगता है। मैं ऑफिस जाता, वहां पर उसके लिए कहानी लिखता और रात में सुनाता। साथ ही साथ उसके मन में यह भी बढ़ता कि वह बिल्कुल ठीक और सुन व बोल सकता है। एक कहानी जब मैं उसे सुनाता हूँ, उसको हर बार एक अलग तरीके से सुनाता हूँ, उसे अलग रंगों में भर देता हूँ। उसका उद्देश्य उसके मन में यह बनना था कि उसका यह शारीरिक दोष कोई कमी नहीं, बल्कि उसके जीवन की एक सबसे बड़ी संपत्ति बनेगा। एक कहानी जब मैं सुनाता हूँ तो उसको एक बार एक अलग तरीके से सुनाता हूँ। उसे गीता में भी लिखा है, कुछ अवसाद अच्छे के लिए होते हैं, और मैंने ऐसी फिलॉसफी को आजमाया भी है। और मुझे ठीक तरह से पता है कि हर कमी अपने साथ उतनी अच्छाइयाँ भी लिए हुए होती है। मुझे थोड़ा सा अंदाजा था कि इस कमी को किस तरह से उसकी संपत्ति के रूप में बदलनी है। और मैं इस और मैं हर रोज उसे कहानियों में पिरोकर उसके मन में यह भरने की कोशिश करता कि उसकी यह विकलांगता को दुनिया के बड़े काम आ सकती है। मुझे यह बताया गया कि उसके कानों में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे सुनना जा सके। इससे पहले कि मैं निराश होता, मेरी इच्छा शक्ति ने मेरे विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। मैंने अपने बेटे के अंदर भी यह विश्वास जगा दिया था। सबसे खास बात उसकी अब यह है कि वह मुझसे प्रश्न नहीं करता था और हर बात को मान लेता था। मैंने हर तरह से उसके मन में यह बात भर दी थी कि उसे अपने भाई से अधिक अच्छे परिणाम मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर यह बच्चा सभी अध्यापकों के लिए विशेष था, इसलिए उस पर अधिक ध्यान देना लाजमी था। उसकी माँ ने उन अध्यापकों से मिलकर यह समझा दिया था कि उसे अधिक ध्यान दिया जाए। जब वह इतना बड़ा हो गया कि वह समाचार पत्र वितरण कर सके तो मैंने उसे यह समझाना शुरू कर दिया कि वह अपने भाई
उसका बड़ा भाई बाजार में समाजदार पत्र बेचता था, से अधिक पैसे कमा सकता है क्योंकि वह अपने भाई से अधिक बुद्धिमान और मेहनती है। हमने यह गौर किया कि जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था उसकी सुनने की क्षमता बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ उसके मन में उसकी अपनी कमी को लेकर ध्यान देने की आदत कतई नहीं। जब वह 7 वर्ष का हुआ तब उसने पहली बार हमारी मेहनत को सफल सिद्ध किया। कुछ महीने तक उसने अपनी माँ से बाहर बाजार में समाचार पत्र बेचने की अनुमति मांगी, पर उसकी माँ उसके गहरेपन की वजह से डरी हुई थी। एक माँ की तरह उसकी भी चिंता वाजिब थी कि कहीं उसे कुछ सुनाई न दे और कोई दुर्घटना हो गई। फिर एक दिन अचानक वह मौका देखकर रसोई की खिड़की से कूदकर बाजार भाग गया। वहाँ एक मोची से उसने 6 सेंट लिए और उससे समाचार पत्र खरीदे खरीदे सिर्फ बेच दिए। एक बार वह समाचार पत्र बेच चुका तो उसने फिर से खरीदा और बेचा। यह उसने तब तक किया जब तक कि शाम नहीं हो गई। फिर उसने वापस आते समय मोची को उसके 6 सेंट वापस कर दिए। अंत में उसने पाया कि आज उसने सेंट कमाए। जब हम लोग घर पहुंचे तो वह अपने कमरे और बिस्तर में सो रहा था। उसने अपनी मुट्ठी में सारे पैसे दबा रखे थे। उसकी माँ ने मुट्ठी खोली तो सिक्के एकदम से गिर पड़े। वह अपनी बेटे की पहली कमाई पर भावुक होकर रोने लगी, जबकि मेरी प्रतिक्रिया विपरीत थी। मैं दिल खोलकर हंसा कि उसके मन में मेरे रोपा गया बीज एक आकार ले चुका है। उसकी माँ सोच रही थी कि उसका बेटा ढंग से सुन नहीं सकता, कहीं पैसे कमाने के चक्कर में रास्ते में बेटे के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती तो। मैंने देखा एक बहादुर महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर व्यापारी को देखा जिसे अपने ऊपर पूर्णतः विश्वास है। उसने कदम उठाया और वह जीत गया। उसकी काम ने मुझे बहुत खुशियां दे दी क्योंकि मुझे पता लग गया था जो मैंने उसके मन में रोका है वह उसके साथ पूरी जिंदगी रहने वाला है। बाद में उसने इसे सभी सही भी सिद्ध किया। जब उसे पाने बड़े भाई से कुछ चाहिए होता था तो वह जमीन पर लेट जाता, पैर मारने लगता, रोने लगता और उस वस्तु को हासिल कर लेता। जब उसका हल्का बहरा बच्चा को कुछ चाहिए होता तो वह पैसा वह पहले वह पैसे पैसा कमाता कमा। और उससे वह खरीद लेता था। आज भी उसकी यही आदत है। मेरे बच्चे ने मुझे यह पाठ पढ़ाया कि एक विकलांग व्यक्ति अपने सामने पड़े पत्थरों को एक रुकावट के रूप में न लेकर उनसे सीढ़ियां बनाकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। वह छोटा बहरा बच्चा हाई स्कूल और ग्रेजुएशन तक पहुंच गया, जबकि उसे तब तक नहीं सुनाई देता था जब उसके अध्यापक उसके पास आकर जोर से न पूछे। हमने उसे गूंगे बहरों के विद्यालय नहीं भेजा। हम नहीं चाहते थे कि वह सांकेतिक भाषा सीखे। हम चाहते थे कि वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी जिंदगी गुजारे और इसके लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ थे। यह इतना आसानी से नहीं हुआ था, बल्कि हमें विद्यालय के लोगों से इस मामले में काफी बहस भी करनी पड़ी। जब वह 10वीं कक्षा में था तब उसने एक कानों में अच्छे से सुनाई देने वाली एक मशीन लगाई, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जब वह 6 साल का था तो शिकागो के रहने वाले डॉक्टर जॉर्डन विल्सन ने बच्चे के एक सर के एक भाग का ऑपरेशन किया था। उसने पाया कि उसके कान में ऐसी कोई भी प्राकृतिक अंग नहीं है जिससे सुना जा सके। अपने कॉलेज के अंतिम दिनों में ऑपरेशन के 18 वर्षों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट दे दिया। उसने एक ऐसी विद्युतीय मशीन मिल गई जिसमें जिससे सुनाई देने में आसानी हुई, जो उसे ट्रायल के लिए मंगाई थी। उसे उस मशीन प्रयोग करने में उतनी दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसने ऐसे भी एक मशीन का प्रयोग करने की कोशिश की थी पर सफल न हो पाया था। अंततः उसने एक उस यंत्र को उठाया और यूं ही कान में लगा लिया। ये क्या, सामने व्यक्ति की आवाज सुनने की चाहत सच हो गई। उसने पहली बार इस तरह से आवाज सुनी कि जिस तरह से कोई भी सामान्य व्यक्ति सुनता है। ईश्वर अपने अजूबे बड़े रहस्यमय तरीके से करता है। वह आज बहुत प्रसन्न था। उस मशीन ने उसकी दुनिया ही बदल कर रख दी थी। तुरंत वह अपनी मम्मी को
मम्मी का फोन उठाने के लिए दौड़ पड़ा और बड़े आराम से उस दिन उसने पहली बार ठीक से मम्मी की आवाज़ सुनी। अगले दिन उसने पहली बार अपने प्रोफेसरों की ढंग से आवाज़ सुनी थी, पहली बार रेडियो सुना था और पहली बार सिनेमा भी सुनी थी। जिंदगी पहली बार लोगों से सामान्य पूर्वक बात सुन सकता था। दूसरे व्यक्तियों को जोर से नहीं बोलना पड़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह दूसरी दुनिया में आ गया है। हमने प्राकृतिक गलतियों को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से अस्वीकार कर दिया था। इस दुनिया में उपलब्ध एकमात्र अभ्यास से हमने प्रकृति को अपनी गलती सुधारने के लिए मजबूर कर दिया था। तो आपने ये स्टोरी देखी कि इसमें भी उन्होंने क्या किया है कि ये बताया है कि जनरल चीजों पे पैसा की जगह अगर हम जनरल लाइफ में भी अपनी इच्छा शक्ति को एकदम दृढ़ रखें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो उसने एज अ पेरेंट ऐसा दिखाया है कि जब उन्होंने अपने बच्चे को, जो कि एक गूंगा बहरा बच्चा पैदा हुआ था और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, कहा था कि ये किसी भी तरह से ठीक नहीं हो सकता बच्चा क्योंकि इसमें सुनने की शक्ति नहीं है, लेकिन एज अ पेरेंट उसने हमेशा ये विश्वास रखा कि उसका बच्चा सुन सकता है और उसको कभी ये सोचने ही नहीं दिया, समझने ही नहीं दिया, ना बच्चे में ये विश्वास डाला कि आप नहीं सुन सकते हो। बच्चे में भी यही बताता रहा कि वो अपने बड़े भाई से अच्छा है, वो सब काम कर सकता है, और बच्चा भी वो मानता रहा। उसने अपनी अपनी कमी अपने ऊपर हावी नहीं होने दी और वो बढ़ता गया और कैसे उसने सब कुछ हासिल कर लिया क्योंकि सिर्फ उसके फादर की इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। तो इसमें यहाँ हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर पेरेंट अगर बच्चे के लिए इतनी दृढ़ शक्ति से, इच्छा शक्ति से अगर कुछ भी सोचे तो वो बच्चे को मिल जाता है। आप विश्वास करिए कि आप अपने बच्चों को जितनी ब्लेसिंग दे सकते हैं उतना दीजिए। जैसे पेरेंट का कर्ज भी बहुत जल्दी लगता है, उतना ही ब्लेसिंग्स भी बहुत अच्छी लगती है। तो ना तो अपने पेरेंट से कोई कर्ज लीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए। पेरेंट भी, जो पेरेंट देख रहे हैं वो अपने बच्चों को नहीं बोलिए ये कुछ नहीं कर सकता, या ये इसके काबिल नहीं है, ये पढ़ता नहीं है तो क्या करेगा आगे जाके, या इसमें तो कमाने का ढंग नहीं है, ये तो सिर्फ खर्चा करता है, मत बोलिए। उसमें एक इच्छा शक्ति, सिर्फ एक ही सोचिए, एक दिमाग लगाइए कि ये बहुत कुछ कर सकता है, ये तो जीनियस है, ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। या उसको इस तरह से मोल्ड करिए, उस तरह से बताइए कि वो सब कुछ कर सकता है। जैसे इन्होंने बताया कि नेपोलियन हिल ने, कि कैसे उन्होंने अपने बच्चे में ये शक्ति, एक जो चीज थी ही नहीं, कान में वो दिया ही नहीं था और वो शक्ति आ गई। तो आपके बच्चे में तो इतने सारे कैलिबर हैं, तो उनको मत नीचा आंकिए, मत सोचिए कि बच्चा ये नहीं कर सकता। उसमें हमेशा ये डालिए कि वो सब कुछ कर सकता है, और वाकई हर बच्चा सब कुछ कर सकता है। हाँ जी। इच्छा शक्ति ने। इच्छा शक्ति ने अपना काम कर दिया था। यह काम अभी पूर्ण नहीं हुआ था। अभी भी लड़के को इस विकलांगता को एक संपत्ति में बदलना बाकी है। यह चमत्कार उसके लिए बस इतनी ही बड़ी बात थी कि उसकी आवाज आवाज की दुनिया ही बदल गई। वह इसी में खुश था। एक दिन उसने इस यंत्र के निर्माता को एक चिट्ठी लिखी। उसमें उसने अपने अनुभव साझा किए थे। पर उसने कुछ लिखा, शायद कुछ ही जो रेखा में नहीं लिखा था, बल्कि उन रेखाओं के बीच में लिखा हुआ। इस कारण उसे न्यूयॉर्क के उस कंपनी से बुलावा भी आ गया। जब वह उस कंपनी के मुख्य अभियंता के से अपनी बदली हुई दुनिया के बारे में बात कर रहा था, तो उसके दिमाग में विचार, एक प्रेरणा, जो जो भी नाम देना चाहते हैं दे दे, उभर आए, जिसने उसकी कमजोरी को एक ताकत में बदल दिया। उसे पैसे भी मिलने लगे और खुशियां भी आ गई। इस विचार का पूरा गठजोड़ यह था कि उसने उन लाखों बहरों लोगों की मदद करने की ठानी जो पूरी जिंदगी बहरे बनकर ही काट देते हैं और इन यंत्रों के उपयोग के बारे में जानते नहीं हैं। उसने सोचा अगर उन्हें इन यंत्रों के बारे में पता चल जाए तो उनकी जिंदगी भी बदल सकती है। उसने अपनी बदली हुई जिंदगी के बारे में बताने की ठानी। वह तभी इस निर्णय पर पहुंच गया था कि अब वह पूरी जिंदगी उन लोगों को मदद करने के लिए समर्पित कर देगा। उसने तुरंत अब कंपनी के मार्केटिंग सिस्टम की जानकारी ली और फिर उसने यह खोजने की कोशिश की कि किस तरह से ऊंचा सुनने वाले लोगों से बात की जाए और उन तक इन नई खोजी विधियों द्वारा पहुंचा जाए। जब उसने अपना प्लान बना लिया तो उसे प्रेजेंटेशन देने के लिए कंपनी में बुलाया गया। प्रेजेंटेशन प्लान देते वक्त ही उसे 2 वर्ष का अपने
एम्बिशन को आगे बढ़ाने के लिए अनुबंधित कर लिया गया। जब वह ऑफिस जा रहा था तो उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव झलक रहे थे। झलके भी क्यों ना, वह उन हजारों लोगों की जिंदगी संवारने जा रहा था और थोड़ा बहुत अपना सपना पूरा करने की। जैसे ही वह उस हियरिंग एड बनाने वाली कंपनी से जुड़ गया, उसके तुरंत बाद ही उसने मुझे उस कंपनी का गूंगे और बहरे लोगों के लिए लेक्चर सुनने के लिए बुलाया। इस लेक्चर का उद्देश्य यह था कि गूंगे और बहरे व्यक्तियों को सिखाया जा सके कि कैसे आसानी से बोला व सुना जा सकता है। इससे पहले मैंने इस तरह की शिक्षा के बारे में कभी सुना नहीं था। फिर भी संशय और इस बात की उम्मीद करता हुआ मैं वहां पहुंच गया कि मेरा वक्त बर्बाद नहीं होगा। मैंने वहां पहुंचकर पाया कि जो चाहत मैंने अपने बेटे में पैदा की थी, उसकी वजह से उसके अंदर उन बहरे लोगों के लिए बहुत कुछ कर गुजरने का लक्ष्य था। मैंने वहां पर यह पाया कि जिस सिद्धांत का मैं पिछले 20 वर्षों से प्रयोग कर रहा था, उसी के माध्यम से वहां गूंगे और बहरे लोगों को उनके जीवन से आगे निकलने की सलाह दी जा रही। अपनी जिंदगी के बदलने के बाद से ही मेरा बेटा ब्लेयर और मैं दोनों लोग उन गूंगे बहरों के लिए लड़ लग पड़े। इस इसमें निश्चित ही कोई संदेह नहीं कि अगर ब्लेयर की माँ और मैंने उसके दिमाग को आकार देने की कोशिश न की होती तो वह जीवन भर गूंगा और बहरा बना रहता। जब ब्लेयर एक बड़ा हो गया था, तब डॉक्टर एरविन बूरिस, जो इन सब मामलों के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, वे मेरे बेटे का ढंग से निरीक्षण करने के बाद बहुत अचंभित हुए कि वह कैसे सुन और बोल सकता है, जबकि शायद नैतिक रूप से उसे सुनाई देना ही नहीं चाहिए। सैद्धांतिक रूप से उसे सुना ही देना ही नहीं चाहिए। एक्सरे चित्र में भी ऐसा कोई द्वार नहीं दिखाई दे रहा था जिससे आवाज मस्तिष्क तक पहुंच सके। वे इस बात से अचंभित थे कि वह सुन कैसे पा रहा है। जब मैंने अपने बेटे में इच्छा शक्ति के वे बीज बोए थे कि वह बोल और सुन सकता है, अपनी जिंदगी एक सामान्य इंसान की तरह जी सकता है, तब प्रकृति ने कुछ ऐसा किया जिससे बाहरी दुनिया और उसके मस्तिष्क के बीच एक पल का निर्माण हो सके और वह सुनने के काबिल बन सके। उस बात का पता बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर भी नहीं लगा पा रहे थे। यह मेरे लिए भी ईश्वर के किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं अगर इस बात को पूरी दुनिया के साथ ना साझा करता तो शायद मैं कभी खुद को माफ करता। इस अनुभव को आप सभी से साझा करके मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मान रहा हूँ। यह सब कुछ ऐसे यह सब कुछ ऐसे नहीं हुआ, मुझे इस बात का विश्वास था, क्योंकि इसका भी एक कारण था कि मुझे पता, अगर इसके अंदर कोई चाहत हो और उसमें विश्वास हो जाए तो यह इच्छा शक्ति आपको कुछ भी हासिल करा सकती है। पहले तो हमें मुझे चाहत होनी चाहिए, फिर उस पर विश्वास होना चाहिए। तो ये दो चीजें साइड बाय साइड चलती हैं। पहले हमें चाहत होनी चाहिए और फिर विश्वास, तो फिर वो चीजें हासिल हो जाती हैं। आगे मुझे बढ़िए। इस बात में कोई संदेह नहीं था कि एक मजबूत इच्छा शक्ति से आप किसी भी चीज को वास्तविकता में जन्म दे सकते हैं। बेयर ने खुद को एक आम इंसान की तरह सुनने का सपना देखा और उसने वह हासिल कर लिया। उसका जन्म एक अपंग बच्चे की तरह हुआ था, जो इस बात के लिए काफी था कि बिना किसी चाहत के वह सड़कों पर पेन या कप बेचता नजर आए। वह कहीं वह अब वही विकलांग बच्चा कई लाखों लोगों की मदद कर रहा था जिन्हें ऊंचा सुनाई देता है। यह सिर्फ मदद करना ही नहीं था, बल्कि उसको रोजगार भी मिल गया था, जिस वजह से वह आराम पूर्वक पूरी जिंदगी व्यतीत कर सकता था। जो सफेद लोग मैं बचपन से उसके मस्तिष्क में भरने की कोशिश कर रहा था कि वह अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल सकता है, अपने इस बात का सच सिद्ध कर दिया उसने इस बात को सच सिद्ध कर दिया। दुनिया में ऐसा कुछ भी सही या गलत नहीं है जिसे मजबूत इच्छा शक्ति और विश्वास के द्वारा वास्तविकता में तब्दील न किया जा सके। ये हर किसी पर सामान्य रूप से लागू होता है। मतलब था तो वो यह झूठी, लेकिन वो झूठी अपने बच्चे के दिमाग में भर रहा था कि नहीं, तुम ठीक हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सुन सकते हो, तुम सुन सकते हो। तो वो झूठ भी सच कैसे हो जाता है, वो ये बताया है कि कैसे एक हमारा जो माइंड है
सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसे सच मान लेता है हर चीज को, चाहे वो कितनी गलत भी हो, चाहे उसके द्वार नहीं थे उसके पास, ना कोई ऐसा भगवान ने दिया था उसको सुनने की शक्ति, लेकिन वो भी तब फेल हो गई जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा सुनने लगा और वो ये मानने लगा कि वो सुन सकता है। यह मेरा सौभाग्य था कि मुझे इच्छा शक्ति को अपने बेटे की कमी को सुधारने के लिए प्रयोग किया। इस इससे अच्छा शायद ही किसी को इतना नजदीक इस सिद्धांत का प्रयोग करने का मौका मिले। अगर प्रकृति इस इच्छा शक्ति के सामने झुक सकती है तो किसी व्यक्ति या इंसान की क्या औकात कि वह इस इच्छा शक्ति के सामने समर्पण न करे। यही इस मस्तिष्क के शक्ति की विशेषता है। हमें यह नहीं पता होता कि यह कैसे काम करता है। हर व्यक्ति, हर जगह और हर वस्तु के लिए यह सिद्धांत बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। शायद इस बात को विज्ञान सिद्ध कर सके। मैंने अपने बच्चे के मन में यह बीज बोए जिसमें जिससे वह सुन और बोल सके, और यह वास्तविकता में उसने सिद्ध कर दिया। मैंने अपने बेटे के मन में यह सुझाव दिया कैसे वह अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बना सकता है, और उसने भी ऐसा कर दिखाया। ऐसे परिणाम किस तरह से आए, इनकी कार्यप्रणाली बताना कोई कठिन काम नहीं है। इस कार्यप्रणाली में तीन बातें हैं। पहली कि मैंने विश्वास किया अपनी उस इच्छा पर कि वह सामान्य रूप से सुन सकता है, जो मैंने अपने बेटे को बताई। दूसरा कि मैंने हर उस उपलब्ध तरीके से अपनी बात को दृढ़तापूर्वक लगातार प्रयास से उस तक पहुंचाई। तीसरा महत्वपूर्ण, उसने मुझ पर विश्वास किया। तो 3 पॉइंट इसमें बताए हैं कि पहले तो वो विश्वास करता रहा कि वो बच्चा सुन सकता है और उसको पूरा विश्वास था, है ना। दूसरा, उसने तरीकों से, है ना, उसने तरीके निकाले, बच्चे को गाना सुनाया, उसने तरह तरह की स्टोरीज सुनाई, है ना, और पास जाकर उसने देखा कि वो पास से सुन लेता है। फिर अपने जो उसके टीचर्स थे उनको विश्वास दिलाया कि नहीं, मैं सामान्य स्कूल में ही पढ़ाऊंगा उसको, गूंगे बधिर वाली जगह पर नहीं पढ़ाऊंगा। तो सब जगह उसने वो फिर रास्ते भी उपलब्ध कराए। उसके बाद उसने तीसरा महत्वपूर्ण कि उसने उस पर विश्वास किया, उस बेटे ने भी उसके अपने फादर पर विश्वास किया। तो ये तीनों चीजें जब मिली तब उन्होंने एक चमत्कार ही किया। कई वर्षों बाद मेरे साथ काम करने वाले एक सहयोगी बीमार पड़ गए। उनकी हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। अंत में उन्हें अस्पताल में ऑपरेशन करने के लिए भर्ती कराया गया। जब वे ऑपरेशन थिएटर की तरफ पहिए वाले पलंग पर लेटकर जा रहे थे, तब मैंने उनकी ओर देखा और यह सोच में डूब गया कि इतने दुबले पतले और कमजोर व्यक्ति को ऑपरेशन कैसे हो सकता है। क्या यह ऑपरेशन सफल भी हो पाएगा या नहीं। डॉक्टर ने भी हमें यह चेतावनी दी थी कि उनका बचकर वापस आने के बहुत कम उम्मीदें हैं। पर यह डॉक्टर की राय थी, यह मरीज की राय कतई नहीं थी। फर्क इससे नहीं पड़ता कि डॉक्टर क्या सोच रहा है, यहाँ पर फर्क इससे पड़ेगा कि मरीज क्या सोच रहा है। उसने जाते हुए मुझसे कहा, मित्र चिंता मत करो, जल्द ही मैं वापस आऊंगा और आपके साथ काम पर लगूंगा। नर्स ने मेरी तरफ दया भरी नजरों से देखा, परंतु वह मरीज ऑपरेशन के बाद सफलतापूर्वक ठीक होकर आ गया। सब कुछ सही होने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया, उसकी जीने की चाहत ने उसे बचा लिया। अगर उसकी इच्छा शक्ति ने मौत को मना न किया होता तो शायद वह बचकर वापस न लौट पाता। मैं इच्छा शक्ति में विश्वास करता हूँ। मैंने गरीबी से उठते हुए देखा है लोगों को, सैकड़ों असफलताओं के बाद सफलता की बुलंदियां छूते छूते देखी हैं लोगों को। मैंने अपने मैंने मैंने अपने विकलांग बेटे को एक सामान्य और सफल जिंदगी जीते हुए भी देखी है, जबकि जन्म लेते ही प्रकृति ने उसे कान दिए दिए ही नहीं। इस अध्याय में आपने पढ़ा कैसे कोई अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग कर सकता है। मजबूत इच्छा शक्ति से आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप सोचते हैं। यह सब संभव है उस मस्तिष्क रसायन से जो प्रकृति आपको मजबूत इच्छा शक्ति होने पर बोलता है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, वह सब कुछ आप पा सकते हैं जो आप सोचते हैं। तो इस वाले चैप्टर में हमें उन्होंने सिखाया कि कैसे हम मजबूत इच्छा शक्ति रखकर
अगर दृढ़ निश्चय होकर हम कोई अपना जो भी गोल देख सोचते हैं वो हम पाकर ही रहते हैं। उन्होंने तरह तरह से बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल दिए। मैं फटाफट से शेयर करती हूँ, कुछ मैंने पिक्चर्स डाउनलोड की थी जो लोगों के बारे में आज बताया है, तो वो शेयर करती हूँ। तो ये हैं जो मैगडी के फाउंडर हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा, रे क्रॉक आज। और इनके कोट्स हैं जो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ये है जॉन बरियन, जिनके जो पोएट थे जिनके बारे में हमने आज पढ़ा। ये बुकर टी है। मैम फोटो किसी का आ नहीं रहा। ओ, शेयर नहीं हो रहा है। ओके हम्म। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, शेयर नहीं हुआ। ओके, अब दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी, अब आ रहा अच्छा अच्छा अच्छा, शायद मैंने शेयर नहीं किया, मैंने ऐसे ही कर दिया। दोबारा दिखा। ये है रे क्रॉक। ये रे क्रॉक हैं जो कि मैगडी के, जिन्होंने मैगडी के सीईओ हैं, जिनके बारे में आज हमने पढ़ा कैसे उन्होंने मैगडी को सीईओ बने। फिर ये हैं जॉन बुनियान जो कवि थे, उनके बारे में भी पढ़ा हमने। ये मैरी के हैं जिन्होंने वो जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में थी। और ये हेलेन केलर हैं जो ब्लाइंड थी। ये एर्नोल्ड शज़ाकर हैं जिनके बारे में गोविंद जी ने बहुत डिटेल में बताया हमें। और ये रॉबर्ट बर्न है, और ये भी राइटर थे। और ये बुकर टी हैं। तो ऐसे हमने इन व्यक्तियों के बारे में आज बहुत पढ़ा कि कैसे इन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वो सब पाया जो कि इन्हें बहुत आगे सक्सेस पर ले गए। तो अभी हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, काफी बड़ा चैप्टर था। थैंक यू गोविंद जी, बहुत बड़ा चैप्टर था, आप थक गए होंगे पढ़ते पढ़ते, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर था। अभी आपको किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ समझ में आया? क्योंकि आज का जो मेन जो जिस्ट था वो इच्छा शक्ति है, कि हमें बड़ी इच्छा शक्ति पैदा करनी है और सब चीज हमेशा विजुअलाइज करते रहना है जैसा आप चाहते हैं ना। एक तो गोल में कहीं भी हमें सेकंड थॉट देना ही नहीं है। उन्होंने बताया बी प्लान देना ही नहीं है, वो सारे दरवाजे बंद कर दीजिए जहां से आपकी वो जो जाने की वो प्रतिक्रिया हो। मतलब वहां से आपको लौटना ही नहीं है, आप एक बार आ गए तो अब आगे ही बढ़ना है, आप लौटेंगे नहीं। आपके पास अब कुछ रास्ता नहीं है, सिर्फ इधर ही बढ़ना है, यही गोल है। तो इस तरह से आपको ये सोचना है, विजुअलाइज करना है, बार बार सोचते रहना है। तो ये है। थैंक यू गोविंद जी इतना अच्छा लिखने के लिए। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी इतना सारा पढ़ने के लिए। तो अभी और किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ दीदी, ये आज का चैप्टर तो इतना डिटेल में विजुलाइज, मतलब एक तरफ से हाँ विजुलाइजेशन के बारे में ही बोला है कि बस जो चाहिए उसके ऊपर हम अड़ग रहो। और वो हाँ बच्चे का आया था ना कि वो बोलना सीखना। तो हाँ मैंने जी तो मेरे बेटे के लिए जो सोचा है ना कि उसको प्रेसिडेंट बनाना है यूएसए जी, का, अभी बिल्कुल आज तो बिल्कुल। मुझे ऐसा ही हुआ कि मैं तो बना के ही हाँ रहूंगी अभी हाँ तो। जी, बिल्कुल बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए, बच्चे में भी वो विचार डालिए, वो कहते हैं ना बीज रोप दीजिए उसमें कि वो प्रेसिडेंट बनेगा। तो बन गया है। मैं मतलब अभी ऐसा ही हाँ सोचने वाली हूँ कि बस बनने ही वाला है, और वो हाँ, ऐसे बन गया थोड़ा है। बड़ा होगा तो मैं हाँ उसको ऐसे दिखाऊंगी यहाँ के प्रेसिडेंट कैसे हाँ, रहते हैं कैसे सब। है, जगह पर ले जाइए, फिर सारे जो प्रेसिडेंट हैं उनकी हिस्ट्री पढ़ाइए, उनके बारे में बताइए, तो उसके बारे में उन्हें उसे अवगत कराइए। तो बिल्कुल मतलब जो और आपने सोचा है वो आगे बढ़ते जाइए उसको देख। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतना हमारे लिए मेहनत करते हो, सब ऐसे जो जो ने मतलब दिया है उसका फोटो निकाल के वो सब हमको दिखाते हो। और गोविंद जी का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत हाँ अच्छी आवाज आवाज में आज ये पूरा हाँ, क्लास पढ़ा है, पढ़ा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छा पढ़ा गोविंद जी आपने। और बहुत लंबा थैंक चैप्टर यू था। सो मच और आप, मैम। मैं तो सोच रही थी आप थक जाएंगे, बीच में बोलेंगे कि अब आप पढ़ लीजिए, पर आप पढ़ते गए पढ़ते गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें हमें अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर
फोकस करने के लिए कहा है कि आप मत सोचिए कि आप ये नहीं कर पाएंगे। लोगों के बारे में तो बाद में कहिए कि लोग मुझे पीछे ढकेलते हैं, लोग मुझसे मेरे बारे में क्रिटिसाइज करते हैं, पर पहले अपना जो मन है ना, अपना जो दिल आपको क्रिटिसाइज करता है कि तू नहीं कर सकता है, तेरे में कहाँ इतना कैलिबर है, तू कैसे आगे बढ़ सकता है, और जो आलस है उसको हटा दीजिए अपनी लाइफ से। जो कंफर्ट जोन में आप लोग आ चुके हो उसको निकाल दीजिए, आगे बढ़िए, तरीके निकालिए, कुछ ना कुछ प्लान बनाइए, विजुअलाइज करिए, वो अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमें रास्ते दिख रहे होते हैं, हमें तरीके दिख रहे होते हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और अपने कंफर्ट में ही पड़े रहते हैं, सोचते हैं इतना ही काफी है मेरे लिए, इतना ही काफी है ना। और जब कोई बड़ी बात होती है तो कोई आप सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं तो कहते हैं अरे उसकी तो किस्मत में लिखा था इसलिए उसको मिल गया, लेकिन आप उसकी जो जर्नी है, उसकी जो प्रोसेस है जिससे वो पहुंचा, वो नहीं देखते हैं, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में लगे हुए हैं। आप ये मान लेते हैं कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वो शक्ति नहीं है, या आप पढ़े बस कि बस एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ आपको उसके लिए, कहते हैं ना, कोई सक्सेस के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ अपने टाइम, अपने जो बहुत सारे टाइम हम चाहते हैं कि लेजर में बीते, उसको हटाना होता है। लेजर, जो सफलता है लेजर नहीं मांगती है, आपका एक बैलेंस अप्रोच मांगती है लाइफ की, कि आपको वो करना ही है, कुछ घंटे उसके लिए देने ही है। और कंसिस्टेंटली अगर आप करते हैं, अगर दो, कहते हैं ना, 2 पेज भी अगर आप डेली पढ़ते हैं किसी बुक के, तो आप काउंट करिए कि आप एक बुक तो शायद 1 महीने में पढ़ लेंगे या 2 महीने में पढ़ लेंगे, तो 1 साल में कितनी बुक पढ़ लेंगे। तो दो, इतना ही आपको कंसिस्टेंसी चाहिए कि दो, कम से कम 2 पेज तो पढ़िए। तो इतना तो करिए कि कुछ आगे करिए अपनी लाइफ में, कुछ तो ग्रोथ लाइए, शायद 2 पेज से ही सही। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, पर आप जो नहीं कर रहे हैं या आप कंफर्ट जोन में, सिर्फ 2 पेज के बराबर ही अपनी को ग्रोथ में लाइए, कुछ भी ना कुछ करिए, डेली करिए, कंसिस्टेंटली करिए, उस कंसिस्टेंसी को छोड़िए मत। बस ये चाहता है, मतलब कंसिस्टेंटली, हमारी कंसिस्टेंसी हमारे उसमें होनी चाहिए कि हम डेली कुछ ना कुछ करते रहें। तो ये था आज का चैप्टर। चलिए अपना सारा हमारी जो एफर्मेशंस हैं वो संग में मिलके बोलते हैं। पता है कि सब लोग बहुत लेट हो रहे हैं, हमारा जो चैप्टर लंबा हो गया। हम एफर्मेशंस बोलेंगे। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आता है। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आता है। मैं अमीर हूँ। मैं अमीर अमीर हूँ। हूँ। मैं जिस काम को भी करती हूँ उसमें लाभ ही लाभ होता है। जो भी करती हूँ उसमें उसमें लाभ ही लाभ लाभ ही होता लाभ है। है। मैं धन और प्रचुरता को आकर्षित करती हूँ। मैं धन और प्रचुरता को प्रचुरता को आकर्षित करता आकर्षित हूँ। करती हूँ। पैसों को लेकर मेरी सोच सकारात्मक है। पैसे को पैसों को लेकर मेरी लेकर सोच मेरी सोच सकारात्मक है। सकारात्मक है। वेरी गुड। फीलिंग्स को रखिए अपने साथ कि आप अमीर हैं। आप वो वाली फीलिंग लेकर आइए, मैं आपके पास तो अमीर सब हूँ कुछ है दुनिया में और आप और कुछ भी खरीद सकते हैं, तो वो हर वाली फीलिंग चीज लेकर आइए। थैंक खुश यू सो बना मच। दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू राशि जी, थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू गोविंद जी बुक पढ़ने के लिए। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जय सो श्री मच। कृष्णा। जय श्री कृष्णा नंदिनी जय जी। श्री और कृष्ण। हम लोग अब नेक्स्ट वेडनेसडे को मिलेंगे। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे हमारा हॉलीडे है और हम सीधे वेडनेसडे को मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक अपनी जो विजुअलाइजेशन है उसको कंटिन्यू रखिए, अपना गोल लिखिए, उसको विजुअलाइज करिए और उस वाली स्टेट में पहुंच जाइए। जैसे कि आप पास्ट में इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं ना, पास्ट को सोचने लगते हैं, उसने ही वैसे ही आपको फ्यूचर में पहुंचना है। और वो कहते हैं ना, एक टाइम मशीन, जो टाइम मशीन होती है ना, जो इधर से उधर ले जाती है, ऐसे ही अब आपको फ्यूचर में उस टाइम मशीन में पहुंच जाना है। तो फ्यूचर वाली टाइम मशीन को पकड़ना है और आप उसमें पहुंच जाइए। पास्ट को पीछे छोड़िए, फ्यूचर में जाइए। तो उस टाइम मशीन का हाथ लीजिए और वो वाली चीजें विजुअलाइज करिए अपनी लाइफ में। तो चलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जयश्री जी, आपका बेटा दिखाई दे रहा है, सो क्यूट। ये उठ गया दीदी है वो। थैंक थैंक यू, उठ गया है वो। यू। थैंक यू सो मच। चलिए कल मिलते हैं, सॉरी वेडनेसडे को मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू ऑल।